गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग का जो डिस्कशन चल रहा था वो लॉ ऑफ मास एक्शन पर चल रहा था। तो लॉ ऑफ मास एक्शन हमें ये बताता है कि कैसे किसी रिएक्शन का रेट को लिखा जाए। तो उसमें डेफिनेशन जो आया था हम लोग का, उस पे जो हम लोग का डेफिनेशन आया था माय डियर स्टूडेंट्स कि लॉ ऑफ मास एक्शन हम लोग को ये बताता है कि जो रेट लॉ होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास होगा, और उसके जो कोफिशिएंट्स थे रिएक्शन में, जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स थे, वो उसके पावर में चले जाएंगे, वो उसके पावर में चले जाएंगे। जैसे हम एक एग्जांपल लिए थे, एक कोई रिएक्शन था ए ए प्लस बी बी गिवन राइज टू सी सी प्लस डी डी था, या शायद प्रोडक्ट नहीं था, या सिर्फ प्रोडक्ट नहीं लिखे थे, केवल हम लोग रिएक्टेंट लिखे थे। क्योंकि हमें रिएक्टेंट से मतलब है, तो रेट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा ए का पावर ए और बी का पावर बी। ये तो तब होगा जब एक्टिव मास को हम लोग कॉन्सेंट्रेशन से रिप्लेस करेंगे। तो रेट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन लिख दिया। एक्चुअल में यहाँ पे एक्टिव मास होना चाहिए। हाँ, एक्टिव मास को कब किस से रिप्लेस करेंगे, तो हम ये भी बताए थे, जो एक्टिव मास जैसे ए का एक्टिव मास है तो ये ईटा इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए होता है। हम लोग के सिलेबस में ईटा का वैल्यू जो होता है 1 होता है, और इसको इसको यहाँ पर हम लोग एक्टिविटी कोफिशिएंट कहते हैं। कि हमें मन किया ईटा से डिनोट कर दिए, क्योंकि और दूसरा कोई केमिस्ट्री पढ़ाएगा वो किसी और लेटर से डिनोट कर देगा। तो ये डिपेंड करता है मेरे भाई, ठीक है। तो अलग अलग लोग अलग से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप इसको किस लेटर से या किस से रिप्रेजेंट कर रहे हो। ये ईटा का वैल्यू जो होता है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए 1 से कम होगा। दैट्स वाई हम बताए थे एक्टिव मास जो था, कहीं पर मोलैलिटी लेने से आंसर आ रहा था, कहीं पर मोल फ्रैक्शन लेने से आंसर आता था, कभी पर ग्राम पर लीटर पे आंसर आता था, मोलैरिटी पर आता था। हाँ, मैक्सिमम केसेस पर मोलैरिटी पर आता था, मोलैरिटी पर मैक्सिमम केसेस पे आता था। तो इसी से रिलेट किया जाने लगा, बस एक टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया गया, एक्टिविटी कोफिशिएंट्स। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। हाँ, गुड इवनिंग अभिराज। तो ये था लॉ ऑफ मास एक्शन। अब माय डियर स्टूडेंट हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी को अभी आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी लॉ ऑफ मास एक्शन कंप्लीट नहीं हो गया था। ऐसा नहीं कि कंप्लीट हो गया मेरे में, नहीं, वो कंप्लीट नहीं हुआ। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर नोट। अब यहाँ पर हम लोग बहुत सारा बात करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। तो नोट का नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 लिखो। पॉइंट नंबर 1 लिखो, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ mass action is applicable for elementary reaction। मेरे भाई ये केवल एलिमेंटरी रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है। इज एप्लीकेबल फॉर एलिमेंटरी रिएक्शन। मेरे भाई ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन जो हम लोग पढ़ाई किए, ये केवल और केवल किसके लिए है, जो एलिमेंटरी रिएक्शन किसको कहते हैं, जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है उसके लिए ही केवल ये एप्लीकेबल है। तो सवाल है कि जो मल्टीपल स्टेप रिएक्शन होगा उसके लिए क्या करेंगे, तो मेरे भाई उसके लिए हम बता रहे हैं तुम्हें। तो ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन ये बिल्कुल सही है एलिमेंटरी रिएक्शन के लिए। और मेरे भाई यहाँ पर अगर हम बात करें फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, तो आपका जो डाउट आया कि सर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या करेंगे, तो अब हम बताने जा रहे हैं कि कोई अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा। हाँ, एक यहाँ पे अभी डाउट और भी आएगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा ये कॉम्प्लेक्स है कि नहीं, तो वो आपको टेंशन नहीं लेना, वो क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा। उस पर हम ना हम देख करके बता सकते हैं ना आप देख करके बता सकते हैं। वो देने वाला जब भी देगा, पीछे वाले करे छप्पर फाड़ के, नहीं मेरे भाई, मैकेनिज्म के साथ देगा। ठीक है। तो फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होगा, जो रेट होगा, अगर यही सेम रिएक्शन के लिए जो रेट होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का पावर एक्स और बी का पावर वाई। यानी अब जो है उसका जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट था वो पावर में नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ये मल्टीपल स्टेप पर डिपेंड करेगा और फर्क पड़ जाएगा, यहाँ पर
फर्क पड़ जाएगा। हाँ, अगर ये एलिमेंटरी होगा तो जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट था वो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो मेरे भाई अब ये x क्या है, जैसे मेरे भाई अगर आप लोग पढ़ते होंगे बचपन में कहने का मतलब जैसे आप लोग पढ़े होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन। मेरे भाई अगर हम बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन को, हमें बस एक लाइन में बताना, क्या उसको 3 डिग्री इक्वेशन बोल सकते हैं, यस या नो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या 2 डिग्री इक्वेशन बोल सकते हैं कि नहीं? उसका ऑर्डर 2 होगा कि नहीं? ऐसा बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं मेरे भाई। इसी तरीके से ये एक्स को हम लोग ऑर्डर बोलते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये सेकंड ऑर्डर का है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बोलते हैं सेकंड डिग्री है, सेकंड ऑर्डर है। उसी तरीके से हम लोग क्यूबिक को बोलते हैं ये 3rd डिग्री इक्वेशन है या 3rd ऑर्डर रिएक्शन है। तो उसी तरीके से ये पावर में जो आगे इसको ऑर्डर बोला जाता है। क्या बोला गया इसको? ऑर्डर। तो हम ये क्या बोलेंगे? ऑर्डर ए के रिस्पेक्ट में क्या पावर है उसको बोला जाता है ऑर्डर। ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू, WRT का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है माय डियर स्टूडेंट? तो एक्स है। ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है? तो एक्स है। ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू अगर हम बी बोले, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी बोले तो तुम लोग खुद बोल सकते हो कि सर वाई उसका पावर है, यानी वही ऑर्डर हो जाएगा, वही ऑर्डर हो जाएगा। हाँ, अगर हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो मेरे भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब हो गया ऑर्डर या ओवरऑल ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या इसी को ओवरऑल ऑर्डर भी कह सकते हो। तो मेरे भाई पावर को जोड़ दो, जैसे x इंटू वाई, आप लोग अभी पढ़े होंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में, तो x इंटू वाई जो होता है, x का पावर 1 y का पावर 1, वहां पे भी 2 डिग्री कहलाता है वो। उसी तरीके से इस पावर को जोड़ दो मेरे भाई, तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या ओवरऑल ऑर्डर कहा जाएगा। यानी कि नेट कॉन्सेंट्रेशन का पावर कितना है, दैट इज ओवरऑल ऑर्डर। मेरे भाई एक इंपॉर्टेंट टर्म है ये, जनरली आपसे क्वेश्चन में आएगा कि ऑर्डर बताओ, ये रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, उसके लिए आपको हम बताएंगे कैसे निकालना है। बस अभी बस इतना ही समझो किसको ऑर्डर कहते हैं। ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर पूछेगा तो जोड़ देना है, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए पूछेगा तो ए के पावर वाला बोल देना है, बी के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो बी का पावर वाला बोल देना है। और आपको इसके अलावा भी कुछ दिमाग नहीं लगाना है कि कैसे निकालेंगे, वो निकालने वाला पार्ट धीरे धीरे हम लोग सीखते रहेंगे चैप्टर के अंदर में, एंड तक सीखेंगे हम लोग। तो ये दूसरा पॉइंट हुआ माय डियर स्टूडेंट। आई होप ये लाइन तुम्हें अच्छे तरीके से क्लियर होगा, इसमें किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। अगला पॉइंट पे आते हैं मेरे भाई, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं मेरे भाई। आपको ये बात बिल्कुल अच्छे तरीके से पता है, कभी भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर रेट में अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। जनरली कांस्टेंट वो के से लिखा जाता है, यहाँ पर भी के से लिखेंगे, के ए का पावर x और b का पावर y। अब हम लोग जनरली कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को सोचते हुए लिखेंगे, क्योंकि क्या पता, हमें तो नहीं पता है ना, ये हर जगह पे लिख सकते हैं, लेकिन a का पावर a, b का पावर b हर जगह पे नहीं लिख सकते हो। हाँ, x अगर a के बराबर होगा तो एलिमेंटरी रिएक्शन हो जाएगा अपने आप। माय डियर स्टूडेंट, ये के को अब क्या बोला जाएगा? तो ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो इसको यहां पर बोला जाता है रेट कांस्टेंट। क्या बोला जाता है? रेट कांस्टेंट। क्या बोला जाता है? रेट कांस्टेंट, केवल रेट कांस्टेंट, या फिर इसको बोला जाता है रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हो। हाँ, अगर इस तरीके से बोलोगे तो ज्यादा बेटर, आपको अच्छा लगेगा, ज्यादा क्लियर रहेगा कॉन्सेप्ट। क्या बोलो? रेट कांस्टेंट मत बोलो, केवल रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन बोला करना। क्या बोला करना? इसको प्रेफरेंस दो, इसको प्रेफरेंस दो। इसका रीजन है मेरे भाई, क्योंकि आईआईटी यही पॉइंट पे फंसा लेता है। ठीक है, रेट कांस्टेंट, अभी बहुत सारा रेट कांस्टेंट अलग अलग आ जाएगा। तो यहां पर अगर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट पूछेगा तो इसका मतलब रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, यानी पूरा रिएक्शन के लिए डिफाइंड है, तो ये रेट कांस्टेंट रिएक्शन का होगा। हाँ, अब जैसे अभी हम बात करने जा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं, महा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना, इवन नोट में सारे पॉइंट्स ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आज नहीं, हम आपसे 50 बार बोल चुके होंगे। तो अब क्या चीज है, जैसे कोई रिएक्शन है, लेट से एक रिएक्शन है, ऐसा रिएक्शन सोचो कि ए है, ए है प्लस बी है, गिवन राइज टू सी है। बस ज्यादा भी हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि इतना ही से आपका कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आ जाएगी। माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट, अभी हम क्या करने जा रहे हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन बोले तो इसका मतलब क्या बोलेंगे मेरे भाई? ऐसे बोलेंगे -1/a
ए का कॉन्सेंट्रेशन में चेंज अपॉन dt, या डेल्टा से भी लिख सकते हो या डी से भी लिख सकते हो, जाहिर सी बात है दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम ही चीज है, तो डी ए अपॉन dt हो जाएगा मेरे भाई। इसी को ऐसा लिख सकते हो 1/b db अपॉन dt लिख सकते हो, db अपॉन dt लिख सकते हो। इसी को कैसे लिख सकते हो 1/c चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ c अपॉन चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ टाइम, है ना, टाइम के साथ ऐसे लिख सकते हैं मेरे। इस पे रत्ती भर भी डाउट नहीं आना चाहिए मेरे में, रत्ती भर भी डाउट नहीं आना चाहिए। हाँ, अब यहां पे अगर बोले कि रेट ऑफ रिएक्शन, यानी ये रेट लिखते ही दरअसल रेट ऑफ रिएक्शन होता है, ये कैसे लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे कांस्टेंट लाएंगे और a का पावर x और b का पावर y लिखेंगे, a का पावर x और b का पावर y लिखेंगे। ये रेट कौन सा रेट है, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन है, ये रेट ऑफ रिएक्शन है, ये रेट ऑफ रिएक्शन है मेरे भाई। और रेट ऑफ रिएक्शन को जब चाहेंगे तो इस फॉर्मेट में लिख देंगे, इस फॉर्मेट में लिख देंगे, इस फॉर्मेट में लिख देंगे। हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन में केवल कौन आएंगे, रिएक्टेंट सी आएंगे, हाँ उसका पावर एक्स और वाई, ठीक है, अभी जस्ट बताएं आपको। तो अब सवाल है, अगर ए के रिस्पेक्ट में, ये के क्या चीज है, फिर से लिखो मेरे भाई, 50 बार जितना बार आए हर बार यही बोलो, ये रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन है, बोलते जाओ, जितना बार बोलने का मन करे उतना बार, बल्कि उससे ज्यादा बार बोलो। ये के क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, इस पर ही फोकस होना पड़ेगा, क्योंकि जेई मेन यहीं पर फंसाएगा आपको, हमको अच्छे तरीके से पता है, और हमें ये भी उम्मीद है कि आप फंसोगे, ठीक है मेरे भाई। अब क्या है यहाँ पर, रेट की जगह पे, रेट की जगह पे हम क्या लिख देंगे, -1/a dA अपॉन dt, -1/a dA अपॉन dt, यहाँ पर रेट के जगह पे लिखे इसको, और यहाँ पर a का पावर x और b का पावर y, बी का पावर वाई। मेरे भाई आपको ये अच्छे तरीके से पता है, ये नंबर्स कांस्टेंट होते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऐसा नहीं होता कोई वेरिएबल होता है, नहीं ऐसा नहीं होता, ये कांस्टेंट नंबर होता है। तो मेरे भाई अगर इसको हम ऐसे लिख दे -dA अपॉन dt, ये क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए है, ए का रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। अब हम ए के रिस्पेक्ट में आ गए, तो मेरे भाई ये ए किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, के इंटू ए और ए का पावर एक्स, बी का पावर वाई। मेरे भाई इस पे रत्ती भर भी आपको डाउट नहीं आना चाहिए। और मेरे भाई हम क्या करने जा रहे हैं, हम करने बस इतना ही जा रहे हैं, इसको हम के ए लिख देते हैं, ये इतना के इंटू ए को एक नया कांस्टेंट नाम दे दिए के ए। हाँ, अब यहीं पर जो बच्चे कंफ्यूज करते हैं और जेई मेन यहीं पे फंसाता है मेरे भाई, ये के ए अब रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन है या फिर रेट कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू ए है, क्या होगा मेरे भाई, विथ रिस्पेक्ट टू ए होगा या विथ रिस्पेक्ट टू ये रिएक्शन है, क्या ये है, क्या बोलना चाहिए अपने को, हाँ विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी ये जो कांस्टेंट है के ए, ये रेट कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू ए है मेरे भाई, इसको एकदम अच्छे से लिखो, इसको अच्छे से लिखो। तो मेरे भाई इसी तरीके से अगर बी के रिस्पेक्ट में लिखते तो के इंटू बी को के बी लिख देते, इसी तरीके से सी के रिस्पेक्ट में लिखते तो के इंटू सी को क्या लिख देते, के सी लिख देते, के सी लिख देते। तो माय डियर स्टूडेंट, क्या आप ये बात को समझ पा रहे हैं, के ए किसके बराबर है, रेट कांस्टेंट रिएक्शन का इंटू ए। के हम पूछेंगे किसके बराबर है, तो तुम कहोगे सर रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इंटू ए है, यानी के ए अपॉन ए इक्वल टू के बी अपॉन बी इक्वल टू के सी अपॉन सी इक्वल टू के आर। हाँ, ये के आर क्या चीज है, के आर अब लिख दिए क्या, ये तुमको पता थोड़ा चले, रेट कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्शन है, ये रिएक्शन के रिस्पेक्ट में है, तो हम अभी के आर लिख दिए, वरना तुम चाहो तो के भी लिख सकते हैं। ये मेरे भाई महा 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 इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर 500 1000 बार वीवीआई लगा लेना, इसको लगा लेना मेरे भाई, नहीं तो ये आपका प्रश्न को पक्का गलती करा देगा, पक्का, ठीक है। ये देखो के ए लिखना है मेरे भाई, तो के इंटू ए आना चाहिए, देखो इक्वेट कर दो, के आर रेट कांस्टेंट को हम के को के आर लिख दिए यहाँ पे, ताकि तुमको अच्छा से फील आए थोड़ा सा। एक बार जल्दी से बताओ मेरे भाई, यहां तक में किसी को कोई कंफ्यूजन या सब कुछ क्लियर हो गया, यस या नो, जल्दी से बताओ, क्लियर है सबको। हाँ, महा इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर 5 बार जेई में एकदम आएगा मेरे भाई, वीवीआई इसको लगा लेना, महा महा इंपॉर्टेंट।
हम्म। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके ऊपर एकदम वीबीआई लगा हुआ होना चाहिए, क्या कि यहीं पर क्वेश्चन गलत हो जाएगा, थोड़ा सा -1 मिलेगा मेरे में, -1 +5 4 की जगह पे -1 यानी 5 नंबर का लॉस होगा। ठीक है, 4 नंबर नहीं बनाते तो 4 नंबर का लॉस, बनाओगे तो 5 नंबर का लॉस है, तो इससे आपको बचना है। तो मेरे भाई ये नोट का पॉइंट नंबर 3 हुआ, जो कि महा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम बार बार स्ट्रेस डाल रहे हैं, इसका मतलब यही 20% एफर्ट आपका 80% में कन्वर्ट होगा, यही 20% है मेरे भाई। अच्छा, 3 पॉइंट्स हुआ था, ये चौथा पॉइंट होगा। ठीक है। हाँ मेरे भाई, जो एक्टिव मास कल आया था उसको कैसे रिप्लेस करेंगे, तो एक्टिव मास कैन बी रिप्लेस्ड बाई, मेरे भाई ऐसा थोड़ी कि हमेशा कॉन्सेंट्रेशन यानी मोलैरिटी से ही रिप्लेस करेंगे। हाँ, मोस्ट ऑफ द केसेस में मोलैरिटी से रिप्लेस होता है। तो एक्टिव मास को जो रिप्लेस किया जाएगा, कैसे रिप्लेस करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो देखो सुनते जाना ध्यान से। फॉर आयंस, या फिर पहले गैसेस के लिए बात कर लेते हैं। गैसेस के लिए अगर बात करें मेरे भाई, तो गैसेस के लिए रिप्लेस कर सकते हो तुम इसको, रिप्लेस्ड बाई, आइदर बाई, क्योंकि रिप्लेस्ड बाई तो लिखा ही हुआ है, आइदर बाई पार्शियल प्रेशर, आइदर बाई पार्शियल प्रेशर, क्योंकि गैसेस के लिए पार्शियल प्रेशर बात होता है, और बाई मोलर कॉन्सेंट्रेशन। मोलर कॉन्सेंट्रेशन कहने का मतलब मोलैरिटी। अगर गैसेस होगी तो गैसेस को आप पार्शियल प्रेशर से बदल सकते हो, गैसियस को पार्शियल प्रेशर से बदल सकते हो, या फिर मोलर कॉन्सेंट्रेशन से बदल सकते हो। कैसे करेंगे अभी दिखलाएंगे एग्जांपल, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। पेज को पलट रहे हैं हम। ठीक है, आइदर बाई पार्शियल प्रेशर और बाई मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अभी गैसेस के लिए बताए हम, आयंस के लिए आयंस के लिए क्या कुछ सॉल्यूट होगा? हाँ लिख लो अभिराज, फॉर गैसेस आइदर बाई, आइदर बाई पार्शियल प्रेशर, आइदर बाई पार्शियल प्रेशर और मोलर कॉन्सेंट्रेशन, और मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। हाँ, आयंस के लिए मेरे भाई या सॉल्यूट के लिए, आयंस के लिए या सॉल्यूट के लिए किससे रिप्लेस किया जाता है, तो आयंस हो चाहे सॉल्यूट हो, उसमें हम लोग रिप्लेस करेंगे मोलर कॉन्सेंट्रेशन ओनली। इस पे केवल मोलर कॉन्सेंट्रेशन से ही रिप्लेस किया जाएगा, यानी मोलैरिटी से रिप्लेस किया जाएगा। ठीक है। हाँ मेरे भाई, आपको याद है प्योर सॉल्वेंट का या प्योर सब्सटेंस का हम लोग मोलैरिटी निकालने के लिए सीखे थे, याद है स्टोइकियोमेट्री चैप्टर में? किसी को याद है? प्योर सब्सटेंस के लिए हम लोग मोलैरिटी निकालने के लिए सीखे थे, सॉलिड्स के लिए, प्योर लिक्विड के लिए, याद नहीं है तुम लोग को? प्योर सब्सटेंस का मोलैरिटी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में पढ़ाए थे, देखो पीछे पलट करके याद आएगा, पीछे पलटो, स्टोइकियोमेट्री चैप्टर में कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में जाओ, और उसके लास्ट में जाओ मोलैरिटी, जहां पे मोलैरिटी पढ़ाए थे उसके 3 4 पेज के बाद पलटो, दिखाई देगा तुम्हें, याद आएगा। या सॉल्वेंट्स, हाँ तो मेरे भाई वहां पे देखो कितना भी ले लो, क्योंकि केवल एक ही सॉल्यूट होता था, वही सॉल्यूट था, वही सॉल्वेंट था, तो चाहे कितना भी उसका मास ले लो, कितना भी वॉल्यूम ले लो, उसका कॉन्सेंट्रेशन हमेशा फिक्स आता था। तो वहां पे हम लोग 1000 मिलीलीटर मान करके बनाए थे, वहां पर 1000 मिलीलीटर मान करके बनाए थे, तुम 2000 मान करके भी बनाओगे तो सेम आंसर आएगा। तो इन लोगों का कांस्टेंट होता है। लेकिन मेरे भाई ये बहुत हमको अच्छा नहीं लगा, आप लोग को याद नहीं था, आपको पीछे पलटने की जरूरत पड़ी, यानी हम ऐसा कुछ भी बोले ना तो आपके माइंड के सामने फोटो बन जाना चाहिए कि हाँ ये बताया गया था, हमें एकदम याद आ जाना चाहिए, एकदम दिखना चाहिए सामने। जो चीज हम एक बार बोल चुके हैं वो तुम्हारे माइंड के सामने छपा हुआ होना चाहिए, एकदम फोटो बना होना चाहिए। जैसे अभी तुमको बोलेंगे कार, तो मेरे भाई तुम्हारे माइंड में एक बढ़िया बढ़िया कार का फोटो आ गया होगा, आ गया कि नहीं आ गया? तो मेरे भाई ऐसे ही आ जाना चाहिए था, सॉलिड्स का या प्योर लिक्विड्स का या सॉल्वेंट का मोल क्या होता है, इन लोगों का कांस्टेंट होता है, एंड आर मर्ज्ड विथ, एंड आर मर्ज्ड विथ, इसके साथ में हो जाता है मर्ज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के साथ में, एंड आर मर्ज्ड विथ प्रोपोर्शनलिटी
कांस्टेंट, और इसको हम लोग मर्ज कर देते हैं, कांस्टेंट था तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के साथ में मर्ज कर दिया जाता है। तो आई होप ये लाइन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कैसे कैसे किसको क्या करेंगे, सॉलिड्स का भी, प्योर लिक्विड्स का भी, सॉल्वेंट्स का भी। तुम कहोगे सर सॉल्वेंट्स में तो सॉल्यूट भी होगा, लेकिन मेरे में इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्वेंट्स को बोला जाता है बहुत मेजर अमाउंट पे है। माय डियर स्टूडेंट, ये लाइन समझ में आ गया? तो एग्जांपल्स के थ्रू अब तुमको हम समझाएंगे, एग्जांपल्स के थ्रू तुमको हम समझाना चाहिए इस सारे को। मेरे भाई फॉर एग्जांपल H2 गैस प्लस I2 गैस गिवन राइज टू HI, गिवन राइज टू HI। तो यहां पर हम लोग कैसे लिखेंगे इसका रेट इक्वेशन? लेट से ये एलिमेंटरी रिएक्शन, हम लोग ऐसा मान लेते हैं ये एलिमेंटरी है, थोड़ा देर के लिए मान लिया एलिमेंटरी है, हमको नहीं पता एलिमेंटरी है कि नहीं है, हमको नहीं पता। तो मेरे भाई इसका रेट कैसे लिखेंगे? तो रेट इज प्रोपोर्शनल टू, या तो ये गैसेस है मेरे भाई, इवन HI भी गैस फॉर्म में होता है, तो H2 का पावर या तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन से रिप्लेस करो पावर 1, I2 का पावर 1, ऐसे करो। या फिर आप रेट को ऐसे लिख सकते हो, सिंस गैसियस है तो इसका पार्शियल प्रेशर के टर्म में भी लिख सकते हो, ये हम कहना चाहते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा, एक्टिव मास को आप कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में तो लिखेंगे ही, लेकिन पार्शियल प्रेशर के टर्म में भी गैसेस के लिए लिखा जा सकता है, ये हम मतलब तुम्हें सिखा रहे हैं। तो ये तो मेरे भाई गैसेस के लिए था, हम कुछ सॉल्यूट के लिए दिखाएंगे तुम्हें। I2 मेरे भाई ये लेट से पानी में डूबा हुआ है मतलब सॉल्यूट हो गया, पानी में डूबा हुआ है मतलब सॉल्यूट हो गया। इसको I माइनस एक आयन है जो वो भी पानी में डूबा हुआ है, और ये एक I3 माइनस बना, ये भी एक आयन है, ये भी क्या है, एक्वस फॉर्म में है। और सॉरी एक ये I2 है मेरे भाई, ठीक है। ठीक है, I2 लिखे है वो, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर केवल सॉल्यूट्स है, सॉल्यूट्स है, तो यहाँ पे आप लोग पार्शियल प्रेशर पे नहीं बात कर सकते क्योंकि गैसेस नहीं है ये, तो केवल एक ही मेथड में बात कर पाएंगे यहाँ पर रेट। लेट से ये भी एलिमेंटरी रिएक्शन है, I2 का पावर 1 और I माइनस का पावर 1, आई आई माइनस का पावर भी 1 लिखे है, दोनों का पावर कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये हो गया मेरे भाई। तो आपको समझ में आना चाहिए कब कैसे रिप्लेस करना ये एक्टिव मास को। एक तीसरा एग्जांपल ले रहे हैं मेरे भाई, कार्बन सॉलिड। और मेरे भाई कार्बन सॉलिड यानी कोल सोच लो, कोक सोच लो, कुछ भी सोच लो, और ये O2 गैस के साथ में कंबशन रिएक्शन होता है, CO2 गैस प्रोड्यूस होता है। एक्सेस सप्लाई जब ऑक्सीजन का होता है तो CO2 गैस प्रोड्यूस हो रहा होता है। अगर इसका लिखना है मेरे भाई तो कैसे लिखोगे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ कार्बन का पावर 1 और एक्टिव मास ऑफ O2 का पावर 1। मेरे भाई कार्बन का एक्टिव मास ये सॉलिड है, सॉलिड को हटा देंगे तो सॉलिड हटा देंगे तो केवल O2 बचेगा, तो O2 का पावर 1 हो जाएगा। या फिर ऐसे लिखो, या फिर O2 एक गैस है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 का पावर 1 लिख दो, ठीक है। ये आई का पावर 1 लिखे हैं हम, दो तरह ऐसे भी 1 लिखा जाता है मेरे भाई, ये वाला 1 लिखे हैं, ठीक है। हाँ ऐसे भी 1 लिखा जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट आई होप क्लियर हो गया होगा तुम्हें कि क्या मतलब है। तो यहाँ पर कार्बन सॉलिड था तो सॉलिड को नहीं लिखा जाता है। अभी हम एलिमेंटरी मान रहे हैं, अनुष्का अभी ये रिएक्शंस को हम एलिमेंटरी मान रहे हैं, एकदम बिल्कुल खुले में एलिमेंटरी मान लिए, ठीक है। अगर इफ नथिंग इज गिवन देन तुमको भी एलिमेंटरी मान लेना है। हाँ तभी हम कॉम्प्लेक्स मानेंगे जब उसका मैकेनिज्म गिवन होगा, अदरवाइज हम कुछ नहीं बता सकते, ना हम बता सकते ना तुम बता सकते हो। समझ आया? तो आप हमेशा क्या मान लोगे, एलिमेंटरी मानोगे, ठीक है। तो आई होप ये सारी बातें आपको अच्छे तरीके से क्लियर होगा कि सॉलिड्स को नहीं लेंगे, सॉलिड्स को कंसीडर नहीं करना है, उसको प्रोपोर्शनलिटी साइन के साथ में मिला के खत्म, टेंशन खत्म। हाँ वो क्वेश्चंस में मैकेनिज्म दिया होगा, इवन हम लोग भी क्लास में करेंगे, डोंट वरी, ठीक है, हम लोग करेंगे। सब चीज के लिए पेशेंस रखना है, वक्त आने पर आपको सब कुछ बताया जाएगा, ठीक है। लेकिन वक्त आने पर। तो माय डियर स्टूडेंट ये लाइन तो तुम्हें क्लियर हो गई, कॉन्सेप्ट नोट का पॉइंट सारा क्लियर, यानी सारे ये क्वेश्चंस बनाने ये कॉन्सेप्ट्स हैं, यानी जब क्वेश्चंस आएगा ना तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे, ये सब माइंड में तुम्हारे एकदम बैठा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कल होकर के भूल गए मेरे भाई, तो ऐसा करोगे तो भी बड़ा दिक्कत हो जाएगा मेरे भाई।
क्या हो जाएगा, बहुत दिक्कत। और फिर मार्क्स कम आएगा। तो मेरे भाई ये 20% एफर्ट कहाँ पे लगाना है, नोट वाले पॉइंट पे। आप नोट वाले पॉइंट में 20% लगाओ एफर्ट, तुम्हारा रिजल्ट 80% होगा। पीछे वाले करे आप समझ गए सर मामला क्या है, सिर्फ नोट पढ़ के जाएंगे। क्या लगता है ऐसे सिर्फ नोट पढ़ के चले जाएंगे तो पूरा 80% मार्क्स आ जाएगा क्या? नहीं। ठीक है। हाँ, नोट को छोड़ना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, और नोट अगर आपको माइंड में रिवाइज है तो आपको 80% मार्क्स आएगा। ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेरे भाई एक ऐसा तुम्हारे सामने रख रहे हैं, Na given rise to product, लेट्स से ये एक एलिमेंटरी रिएक्शन है। हम ऐसा मान लिए कि एक एलिमेंटरी रिएक्शन, क्योंकि कुछ गिवन नहीं है तो हम एलिमेंटरी ही मानेंगे, जाहिर सी बात है। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का पावर एन। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का पावर एन। ये एन को हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बोलेंगे, ओवरऑल ऑर्डर भी बोल सकते हो, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए भी बोल सकते हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हो। सब यहाँ पे केवल एक ही रिएक्टेंट था तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग जनरली ऑर्डर, जब एक ही अकेले है तो रिएक्शन का ही ऑर्डर बोल दिया करेंगे। ठीक है, एक ही है तो रिएक्शन का ऑर्डर बोल दिया करेंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ये लाइन तो क्लियर हो गया। मेरे भाई यहां पर हम लोग क्या करेंगे, रेट इक्वल टू के ए का पावर एन। ये ए क्या है, रेट कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्शन है, या फिर के आर लिख दो, माने तो के आर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे भाई रेट, रेट का डेफिनेशन क्या चीज था, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, हम यूनिट पर बात करने जा रहे हैं, यूनिट पर। तो मेरे भाई इसका यूनिट, रेट का यूनिट हमेशा क्या था, मोल्स, लीटर इनवर्स और टाइम इनवर्स होगा, क्योंकि ये रेट का यही कल यूनिट पढ़े थे हम लोग, हाँ कॉन्सेंट्रेशन के टर्म वाले में। मेरे भाई के का यूनिट हम पता करना चाहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट हमेशा मोल्स पर लीटर ही होता है, मोल्स पर लीटर होता है। ये एन क्या चीज है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एनथ ऑर्डर बोल सकते हो। तो मेरे भाई यूनिट ऑफ के यहां पर से क्या आ जाएगा, ये वाला नीचे जाएगा डिवाइड में, इसका पावर अभी कितना है, पूरा होल का पावर 1 है, यहाँ पे n है, तो यूनिट ऑफ के क्या आ गया मेरे भाई। इसको भी लिख सकते हो तुम वहां वहीं पर, पॉइंट नोट का ही पॉइंट नंबर 5 कर दो मेरे भाई, अच्छा लगेगा आपको, अच्छा लगेगा, खूबसूरत लगेगा। यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के क्या हो गया मेरे भाई, मोल्स लीटर इनवर्स का पावर 1, ये नीचे आएगा तो 1 माइनस एन, और यहाँ पे टाइम इनवर्स हो जाएगा, जनरली टाइम सेकंड में रहेगा तो आप सेकंड इनवर्स बोल सकते हो। ये यूनिट ऑफ के हमको बहुत यूज है इस चैप्टर के अंदर में, यूनिट ऑफ के का बहुत यूज है। ठीक है, यस टाइम का पावर -1 है। ठीक है, तो आई होप ये लाइन क्लियर है, टाइम का पावर -1, क्योंकि ये मोस्ट टाइम नीचे में होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, इसलिए टाइम का भी इनवर्स है, ये मोल का पावर 1 है। तो ये यूनिट में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी बात करेंगे मेरे भाई। अब हम आ रहे हैं रेट लॉस पे, अब हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है रेट लॉस, रेट के लॉस पर। ठीक है, हाँ ये एनसीईआरटी क्लास 12th का चैप्टर है मेरे भाई। हाँ एनसीईआरटी यानी आपको क्लास 12th में, स्कूल में आपको क्लास 12th में पढ़ाया जाएगा, तो आप क्लास 12th का भी बुक खरीद लेंगे। ठीक है, खास करके पार्ट 1, उसमें भी पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 खरीद लेंगे आप, या सब खरीद लो मेरे भाई, क्या दिक्कत है, जरूरत तो पड़ेगा ही। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब रेट लॉज हम लोग पहले पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन यानी कि हम पहले ही बोल दिए कि इसका ऑर्डर कितना होगा, जीरो। इसका हम पहले ही बोल दिए, ये देख के तुम मत बताना, तुम ऐसा मत समझना कि इसमें रिएक्टेंट ही नहीं होगा। बहुतों को ऐसा लगता है कि जीरो ऑर्डर का रिएक्शन का मतलब, सर आप बता रहे हैं कि ऐसा लिखते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, तो ऐसा लगता है तुमको कोई रिएक्शन होगा बिना रिएक्टेंट के, बिना रिएक्टेंट के होगा क्या, नहीं होगा, नहीं होगा माय डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे कोई रिएक्शन है, एन ए गिवन राइज टू प्रोडक्ट। ठीक है, बिना रिएक्टेंट के कोई रिएक्शन नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। हाँ, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का पावर जीरो, ए का पावर जीरो। मैंने भाई क्या लिखे, ए का पावर जीरो। क्यों जीरो लिखे, जीरो ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर हमको पहले से मालूम है, यानी ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जिसका ऑर्डर जीरो है, ये हमको साबित हो रहा है। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इसका मैकेनिज्म अपने नहीं जानना, पहले ही बोल दिए जीरो मतलब जीरो लिख देना है।
हाँ, या फिर मैकेनिज्म देते फिर पता करते उसका ऑर्डर कितना है, या फिर पहले ही बोल दो कि ये ऑर्डर कितना का रिएक्शन है तो पता चल जाएगा आपको। तो ए का पावर कितना लिख दिए माय डियर स्टूडेंट्स, 0 लिख दिए मेरे भाई। अब हम तुमको बताना यहाँ पे, इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, माइनस डी ए अपॉन डी टी, ये रेट ऑफ रिएक्शन है, यहाँ पे कांस्टेंट आया और यहाँ पर ए का पावर 0, यहाँ पे ए का पावर 0, ये के विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्शन का कांस्टेंट है या विथ रिस्पेक्ट टू ए का कांस्टेंट है, देखते हैं कौन सही बताता है। ये जो के लिखे हैं मेरे भाई यहाँ पर, ये विथ रिस्पेक्ट टू ए है या विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्शन है, क्या लगता है तुम्हें, सोच समझ के बताना। हाँ, एक अभिराज का ही आंसर डिफरेंट है जो कि हमको सही लग रहा है, बाकी सारों का आंसर गलत है मेरे भाई। हाँ, अनुष्का का जवाब सही है, अनुष्का का जवाब सही है, ठीक है, अभिराज का सही है। तो माय डियर स्टूडेंट, हम कहना ये चाहते हैं मेरे भाई, यहाँ पे अगर 1/n लिखते ना, 1/रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब 1/n डी ए अपॉन डी टी लिखते, तब ये रेट कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्शन। हम के लिख के आपको कंफ्यूज करेंगे, एग्जाम में भी के ही लिखा जाएगा, आपको बुक्स पे भी आपको के लिखा रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये जो के है, ये जो के है मेरे भाई विथ रिस्पेक्ट टू ए है, विथ रिस्पेक्ट टू ए है, विथ रिस्पेक्ट टू ए है। कितना बार बोले, 3 बार बोले, रटाया, याद हो जाना चाहिए मेरे भाई, अभी याद कर लो। ये आपके जो लिखे हैं यहाँ पे वे रिस्पेक्ट टू ए है, ये रेट कांस्टेंट, ये 1/n लिखते ना तब रिएक्शन का होता, ये रेट कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू, एकदम लाल पेन से लिखना या हाइलाइटर यूज करना, हाईलाइट करके रखना इसको, नहीं तो मेरे भाई यहीं पर गलती होता है। ये छोटा छोटा बारीक बारीक चीज है जो आपको गलत कराएगा एग्जाम। हाँ, -1 दिलाएगा ये आपको मार्क्स, ठीक है मेरे में। तो ये हो गया, सिंस अब इसको अच्छा फॉर्मेट में लिख देंगे, एनीथिंग का पावर 0 1 होता है, एनीथिंग का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के, माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू के हो गया। अब इसको इंटीग्रेशन करना होगा मेरे में, इसको पलट रहे पेज को हम पलट रहे हैं। हाँ, अभी जो के लिखे है वो रेट कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू ए है, रेट कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू ए लिख रहे हैं मेरे में। तो अभी मेरे पास में क्या आया इक्वेशन, तुमको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं मेरा, क्योंकि पेज हटाया इसलिए हमको दोबारा लिखने की जरूरत है, इक्वल टू के आया, ठीक है मेरे भाई। इसको टी को इधर ले जा रहे हैं और डी ए इधर ही रह जाएगा मेरे भाई, माइनस ऑफ डी ए इक्वल टू के ऑफ डी टी। हम को के कांस्टेंट है, जिसको रेट कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू ए बोलेंगे। बहुत लोग इसको बार बार रेट कांस्टेंट बोल देते हैं, नहीं मेरे भाई पूरा बोलो, रेट कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू ए है मेरे भाई। जब टाइम 0 था तो ए का कॉन्सेंट्रेशन 100%, यानी ए का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो लिया गया होगा वो होगा, ये ए नॉट नीचे में लिखते हैं और पावर में लिखते तो वो ऑर्डर होता है, वो पावर में जो लिखते हैं वो क्या होता है, ऑर्डर होता है, और नीचे में जो लिखते हैं वो टाइम में होता है। तो इनिशियली जब टाइम 0 है तो ए का कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट है, और मेरे भाई जब टाइम टी है तो ए का कॉन्सेंट्रेशन एनी टाइम टी पे ही है। इवन अगर केवल ए भी लिख दे तो वो किसी भी टाइम में ए का कॉन्सेंट्रेशन होता है, क्योंकि मेरे भाई कभी भी इंटीग्रेशन करें किसी भी टाइम में कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ये होगा रेट का मतलब, तो किसी भी टाइम में बात कर सकते हैं। इंटीग्रेट करो मेरे भाई, इंटीग्रेशन करो तो ये माइनस तो बाहर रहेगा, डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, तो ए का इंटीग्रेशन ए हो जाएगा। तो मेरे भाई कहां से, ए नॉट लोअर लिमिट अपर लिमिट ए टी, और ये के, और यहाँ पे टी हो जाएगा कहां से, 0 से टी हो जाएगा। लिमिट पुट कर दिए, लिमिट पुट कर दिए मेरे भाई, मॉड मत समझ लेना इसको, ठीक है, लिमिट पुट कर दिए। हाँ, ये माइनस को अंदर ले जाओ चाहो तो पहले 80 पुट होगा, फिर लोअर लिमिट पुट होगा तो 80 माइनस ए नॉट, और माइनस साइन कर दोगे तो ए नॉट माइनस 80 हो जाएगा। तो हम एक स्टेप स्किप कर रहे हैं, तो माइनस को अंदर ले गए तो ए नॉट माइनस 80, यहाँ पे के टी माइनस 0 के टी आ गया, यानी यही डिराइव होकर के आ गया मेरे भाई। 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक फॉर्मूला बन गया आपके ये, ए नॉट माइनस 80, ए नॉट माइनस 80। किसी भी टाइम में आपको
कॉन्सेंट्रेशन ए का निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, एटी निकालना होगा। तो एटी कैसे निकालोगे, तो ए नॉट माइनस के टी से, ए नॉट माइनस के टी से। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो फिर आप याद करो, नहीं तो डिराइव करो, बार नहीं याद करोगे तो डिराइव भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई बड़ा भी नहीं है, ऐसा नहीं कि बड़ा एकदम डेरिवेशन बहुत मुश्किल है, बहुत ही आसान सा डेरिवेशन है। तो ये डेरिवेशन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हम पहले ही बता दिए थे इस चैप्टर के अंदर में बहुत ज्यादा आपको यूज पड़ने वाला है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। अब पहले बता दे रहे, फिर से आज बता दे रहे हैं आपको। अभी तो ये छोटा छोटा यूज हो रहा, आगे अभी और यूज होगा, इससे तगड़ा तगड़ा डिफरेंशिएशन यूज होने वाला है, पहले बता दे रहे हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपको फिजिक्स में इतना बता दिया गया हुआ ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, हाँ ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई का पावर एक्स ही होता है, यानी ई का पावर एक्स को बोले जाता थेथर है, वो चेंज ही नहीं होगा कुछ भी करो, ठीक है। हाँ, पीछे वाले कह रहे अपने जैसा है। माय डियर स्टूडेंट, एक इसका ऑल्टरनेटिव वे और दे रहे हैं हम आपको, ऑल्टरनेटिव हम दे रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। ऑल्टरनेटिव डेरिवेशन हम दे रहे हैं, तुम बोलो आसान है, नहीं वहां पे भी डिफरेंशिएशन ही करना है, वहां पे भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन लगाना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन हाँ इसके लिए थोड़ा सा हम आपको ये भी मेथड सिखाना हमको जरूरी है। ये मेथड इसीलिए सिखा रहे हैं कि कुछ लोग इससे भी करते हैं, हाँ, और फर्दर हमको आगे एक चीज ऐसा चीज एक्सप्लेन करना है जो इसी मेथड से एक्सप्लेन कर पाएंगे, यानी ऑल्टरनेटिव वाले से ही एक्सप्लेन कर पाएंगे, उस वाले से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे उसको मेरे भाई। t इक्वल टू जीरो में इसका कॉन्सेंट्रेशन a था, कुछ टाइम t के बाद इसका कॉन्सेंट्रेशन a माइनस एक्स हो गया, इसी को दरअसल हम a नॉट बोल रहे थे इनिशियली, और इसी को किसी टाइम t पे कॉन्सेंट्रेशन बोल रहे थे at, ठीक है। किसी, हाँ, इसको केवल a भी लिख सकते हो, किसी भी टाइम में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a ऐसे भी लिख सकते हो मेरे में, ठीक है। तो मेरे भाई अभी हमको पता चल गया माइनस डी ए अपॉन डी टी, ये तो अभी आया ही था मेरे भाई, डी ए अपॉन डी टी आया था, इज इक्वल टू के, ये के क्या है, रेट कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू ए, बार बार बोलो तब आदत आपके माइंड में सेट बैठेगा, और ए का किसी भी टाइम में कॉन्सेंट्रेशन है, यही था ना मेरे भाई। ये पावर, लेकिन यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो जीरो हो जाएगा, जो कि के बराबर आ जाएगा, के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ए का वैल्यू क्या है मेरे भाई, तो ए का वैल्यू ए माइनस एक्स है, ए का वैल्यू क्या है, ए माइनस एक्स है अपॉन डी टी है, ठीक है, इक्वल टू के है, इक्वल टू के है मेरे भाई। इसको पहले डिफ्रेंशिएट करो, तो ए, एक्स और वाई के अलावा या टी के अलावा जो भी होगा वो सारे वेरिएबल होंगे, तो ये डी ए अपॉन, आप कभी भी इसका ऐसा इस टाइप का डिफ्रेंशिएशन तो पढ़े ही होंगे, तो इसको क्या लिखेंगे मेरे भाई, माइनस बाहर है तो डी ए अपॉन डी टी, और माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू के लिखोगे, तो मेरे भाई किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो डी एक्स इक्वल टू के डी टी हो जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू के डी टी हो जाएगा, और मेरे भाई इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। हाँ, ये भी मेथड आपको सीखना जरूरी है, ये मत कहना कि हाँ तुम करना जिससे भी करना, लेकिन सीखना जरूरी है मेरे भाई, सीखना जरूरी है। तो मेरे भाई जब टाइम जीरो था एक्स का वैल्यू क्या था यहाँ पे, तो टाइम जब जीरो है मेरे भाई तो एक्स का वैल्यू जीरो है, सोचो टाइम जीरो तो एक्स का वैल्यू क्या पुट करे कि ए के बराबर आ जाए जीरो, और जब टाइम टी है तो एक्स का वैल्यू एक्स है, एक्स का वैल्यू एक्स है। अभी ये सब आता रहेगा रोहित, एक बार में थोड़ा समझने की भी कोशिश करो। जब एक्स का वैल्यू जब टाइम जीरो है तो जीरो है, और मेरे भाई जब टाइम टी हुआ तो कितना है, एक्स का वैल्यू एक्स है, देख लो पुट करके, तभी तो आएगा मेरे भाई। ये हो गया, लिमिट कैसे पुट करते, आई होप आप सीख रहे होंगे। तो dx का इंटीग्रेशन x होगा, कहां से, जीरो से x, और यहाँ पे k, t का इंटीग्रेशन t होगा जीरो से टाइम t, तो यहाँ पर x इक्वल टू के टी, एक्स इक्वल टू के टी, और मेरे भाई कुछ x कुछ नहीं, a का वैल्यू a नॉट है, a माइनस एक्स का वैल्यू ए टी है, तो a के जगह पे लिखो a नॉट, ए की जगह पे ए नॉट लिखो, इसको एटी को इधर लेकर तो इक्वल टू एक्स, तो ए नॉट माइनस एटी को ही एक्स बोला जा रहा है। तो मेरे भाई वही तो आया था इस वाले मेथड से भी, तो ए नॉट माइनस एटी को ही तो क्या बोला जा रहा है, ए नॉट माइनस एटी इक्वल टू एक्स, उसी को तो डिराइव करके आना तो रिजल्ट फाइनली सेम था, लेकिन हाँ मेथड अलग है, मेथड अलग है।
तो हम सिर्फ आपको 2 मेथड सिखा रहे इसी वजह से। हाँ, हम तो कहेंगे इसी मेथड से एग्जाम में करना है कभी डेरिवेशन आएगा तो, लेकिन ये मेथड आपको अल्टरनेटिव सिखा रहे क्योंकि हमको एक ऐसा चीज आपको समझाना है जो इसी मेथड से ही समझा सकेंगे, अदरवाइज नहीं समझा सकते उस मेथड से। ठीक है, तो आई होप ये जो लाइन कह रहे हैं वो तुम्हें अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। कितना लोगों को समझ में आ रहा है जो थोड़ा देखे हम। पूरा मैथमेटिकल चैप्टर है, पहले बता दे रहे हैं मेरे भाई, ये जस्ट लाइक मैथमेटिक्स है। पूरा पूरा चैप्टर मैथमेटिक्स है पूरा। ठीक है, ध्यान रखना ये पूरा चैप्टर ही मैथमेटिक्स है पूरा। एक भी आपको जगह पे ऐसा नहीं मिलेगा जहां पे हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यूज नहीं कर रहे हो, पूरा चैप्टर के अंदर पे पढ़ेंगे। पूरा मैथमेटिक्स, प्योरली बोल सकते हो मैथमेटिक्स है। ठीक है, हाँ बस उसको हम लोग केमिस्ट्री के टर्म में पढ़ रहे हैं, इसको फिजिक्स के टर्म में भी चैप्टर को पढ़ सकते हो। यहाँ पे हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं, हो सकता है आप कहीं और केमिस्ट्री में पढ़ोगे कितना वॉल्यूम बढ़ा, उस पर भी रेट होता है मेरे में, कितना किस किस रेट से टैप से पानी बकेट में फिल हो रहा है, वो भी इसमें इसी टाइप से चीजें हैं वो। ये जस्ट मैथमेटिक्स का ही एक चैप्टर को केमिस्ट्री में पढ़ाया जा रहा है आपको। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट ये भी अब एक बार और भी आएगा, अभी फर्स्ट ऑर्डर के लिए करेंगे तो फिर से ये डिफरेंशिएशन आएगा। तो आप इसको देखो एक बार अच्छे से, हम 2 मिनट का तुम्हें टाइम दे रहे हैं, जल्दी से देखो मेरे भाई, इस डिफरेंशिएशन को देखो कैसे डिफरेंशिएट किया गया सेकंड मेथड को, अल्टरनेटिव वाला को। फिर हम लोग इसके आगे का बात करेंगे क्योंकि अभी हमको थोड़ी देर के बाद फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी बात करना है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी बात करना है। तो आई होप आप देख लिए होंगे, पीछे वाले का ऐसा 2 मिनट हुआ भी नहीं, आप 2 सेकंड देते और बोल देते कि हो गया। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप ये लाइन तुम्हें समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में, अभी जीरो ऑर्डर के बारे में बहुत सारी बातें करना है मेरे भाई। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पर बात करेंगे मेरे भाई। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ खासियत है, वो सारे खासियत को यहाँ पे डिस्कशन करेंगे मेरे भाई। कोई हमें बताएगा कि यूनिट ऑफ के जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कितना आएगा, क्योंकि अभी यूनिट ऑफ के डिराइव किए थे। हाँ, के का यूनिट चाहे वो एक रिएक्शन का हो चाहे ए के रिस्पेक्ट में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो मल्टीप्लाइड एक नंबर से होता है। ठीक है, तो ये के का यूनिट आपको बताना है क्या आएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। मोल, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, मोल्स क्या कि एन का वैल्यू वहां पे 0 पुट कर दो तो मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स आएगा, ये यूनिट आएगा। तो आपको एक बात याद रखना है, यूनिट ऑफ के क्या होगा, एन का वैल्यू 0 पुट कर दो, जो आंसर होगा हो जाएगा। तो मोल्स लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, TIM लिखे हैं हम, तुम TIM ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, या केवल टी भी लिख सकते हो। तो पहला बात है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन की खासियत है कि कभी कभी आपको के को देख करके पहचानना पड़ेगा, के का यूनिट को देख करके आपको पहचानना पड़ेगा, वेदर इट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, एट्थ ऑर्डर, nth ऑर्डर क्या है, इसको देख करके पहचानना पड़ेगा आपको। यूनिट ऑफ के एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा इस चैप्टर के अंदर में, ध्यान रखना, महा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, महा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे में। यूनिट ऑफ के इस चैप्टर के अंदर में आपके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। इस चैप्टर का ये हीरो है। माय डियर स्टूडेंट, अगला बात करें हम, ये रिएक्शन कब कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीशन टाइम बात करने जा रहे हैं, कंप्लीशन टाइम बात करेंगे मेरे भाई। ठीक है, कंप्लीशन टाइम बात करें, कंप्लीशन का मतलब जब कंप्लीशन टाइम का मतलब क्या होगा मेरे भाई, कि जब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ए का 0 हो जाए, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जो है ए का 0 हो जाए। कंप्लीट हो जाने का मतलब किसी टाइम में गए और देख रहे हैं हम कि फाइनली खत्म हो गया, यानी रिएक्शन कंप्लीट हो गया। किसी रिएक्शन को हम कंप्लीट कब बोलेंगे माय डियर स्टूडेंट, तो तुम कह सकते हो सर तभी बोलेंगे जब रिएक्शन पूरा पूरा रिएक्टेंट सारा सारा प्रोडक्ट में बन गया होगा, सारा सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया होगा। तो यानी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मेरे में आपके पास में इक्वेशन ये था, A0 माइनस एटी इक्वल टू KT। तो मेरे भाई ये जो T अब यहाँ पे
निकालेंगे, वो कंप्लीशन टाइम निकालेंगे। तो मेरे भाई AT को 0 कर दो तो T क्या आ जाएगा, A0/K। यानी इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A का लेंगे उसको रेट कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू, बताओ तो ये रेट कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, किसका है रेट कांस्टेंट, रिएक्शन का है, A का है, B का है, C का, किसका है ये क्या है, रेट कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू, फिर गलती कर दिया, A है, A रिएक्शन का नहीं है, रिएक्शन का नहीं है मेरे भाई, K किसको मान के चल रहे हैं, ये कौन सा K चला है अब तक, A के रिस्पेक्ट में चल रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू A है मेरा भाई, यहीं पे गलती होगा, बार बार हम बता रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, और हमको ये भी उम्मीद है कि आप फिर भी गलत करोगे। तुम बहुत सर इतना कॉन्फिडेंस है आपको, हाँ मेरे भाई इतना ही कॉन्फिडेंस है हमें, क्योंकि लोग करता है, करते आया है और करेगा। हाँ, और IIT आपसे करवाएगा, ये भी जान लो, ऐसा वाला गेम है। यानी आप फिक्स कर लो कि यहाँ पर आपका एरर होने का चांसेस का जो प्रोबेबिलिटी है मेरे भाई वो 99% है। हाँ 99% है, ध्यान रखना। ये बस वही सही कर सकता है जो एकदम प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ में क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होगा, जो कि आप करते नहीं हो, आपका माइंड तो कहीं और सोच रहा होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये कितना पॉइंट्स हुआ अब तक, 2 पॉइंट डिस्कशन हुआ। तीसरा पॉइंट हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, हाफ लाइफ, आधा जिंदगी। ठीक है, हाफ लाइफ का मतलब आधा जिंदगी। ठीक है माय डियर, इसका मतलब कैसे इसको लिखा कैसे जाएगा मेरे में, तो पहले हम तुमको इसको लिखने का रिप्रेजेंटेशन सिखाने जा रहे हैं। हाफ लाइफ को ऐसे लिखा जाता है टी हाफ। अब सवाल है कि इसका मतलब क्या है मेरे में, तो ये T(x/y) कहीं पर भी लिखा हुआ है, इसका मतलब है x/y%, x/y% of the reaction has gone to completion, has gone to completion। मेरे भाई लाइन का इंपॉर्टेंस है, has gone to completion। इसका मतलब क्या है मेरे भाई कि T(x/y%) का मतलब क्या होता है, x/y% ऑफ द रिएक्शन हैज गॉन टू कंप्लीशन, कंप्लीट हो गया है। यानी अगर टी हाफ बोले, इसका मतलब हमको समझ में आना चाहिए 50% रिएक्शन कंप्लीटेड, रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। हाँ, इसी को हम दूसरे टर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, T50% भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब होता है कि 50% रिएक्शन कंप्लीट हो गया। मेरे भाई अगर हम बोल दिए T3/4, इसका मतलब तुमको क्या समझ में आता है, क्या लग रहा है इसको देख करके, कितने क्या बोलोगे, इसको इसको कैसे रीड करोगे T3/4 को। हाँ 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गया, यानी जो टाइम, कितना टाइम लगेगा 75% रिएक्शन को कंप्लीट होने में, 75% रिएक्शन कंप्लीटेड। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं T75%। तो ये लाइन आपको अब समझ में आ जाएगी, 75% हाफ हो गया, इसका मतलब 50% कंप्लीट हो गया, यानी आधा हो गया, आधा हो गया मेरे भाई। तो अभी हमको टी हाफ चाहिए, अभी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमको टी हाफ चाहिए माय डियर स्टूडेंट, क्या चाहिए, टी हाफ। तो मेरे भाई टी हाफ कहने का मतलब जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है वो आधा हो गया, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन वो कितना हो गया होगा, आधा, क्योंकि आधा खत्म हो गया तो बचा कितना मेरे भाई, यानी फाइनली बचेगा कितना, आधा बचेगा, है ना। इतना तो समझ में आ जाता होगा कि AT कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, आधा खत्म तो आधा बचा। तो मेरे भाई अपने पास में जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक ही फॉर्मूला है, A0-AT इक्वल टू KT। यहाँ पे AT को पुट करो A0/2, तो यहाँ से ये T जो अब आएगा ये T हाफ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, T हाफ आ जाएगा, जो कि सॉल्व करो A0/2K आएगा। ये K विथ रिस्पेक्ट टू A है, रेट कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू A है। टी हाफ क्या चीज है, रेट कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू A है। समझा, कोई हमें बताएगा T3/4 कितना आएगा, T3/4 क्या आएगा, बताओ तो हमें थोड़ा प्रूफ करके, T3/4 कितना आएगा। तो टी हाफ तो आपको सामने रख दिए, T3/4 बताओ तो कितना वैल्यू आएगा, जैसे इसका A0/2 के आया तो उसका क्या आएगा, थोड़ा देखें हम भी, कितना दिमाग लगाते हो तुम लोग। 4A0/3K, जो कि हमको लग रहा है सही बोल रहा है जवाब।
मेरे भाई इसका मतलब हुआ कि फाइनली जो है 80 जो रिमेनिंग है 1/4 ए नॉट है, क्योंकि 3/4 कंप्लीट हो गया तो बचा कितना, 1/4 ही ना बचेगा, 3/4 कंप्लीट हो गया है, ठीक है, 3/4 कंप्लीट हो गया तो 1/4 बचेगा, 1/4 बचेगा। तो मेरे भाई पुट करो फॉर्मूला में ए नॉट माइनस 80, तो 1 माइनस 1/4 3/4 हो जाएगा, तो टी 3/4 कितना आ जाएगा पुट करने पर, 3/4 ए नॉट अपॉन के, ए नॉट अपॉन के। हाँ, इससे अगर रिलेट करोगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/2 टी हाफ, मेरे भाई 2 के अंदर ले जाओ तो 3/2 इंटू ए नॉट अपॉन 2 आ जाएगा, तो ये रिलेशन आ गया। खैर आपको टी 3/4 को याद नहीं करना है, आप डिराइव करेंगे हमेशा, मतलब समझ में आना चाहिए, मतलब समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है। मेरे भाई इसको देख करके तुमको क्या क्या फील आ रहा है, यानी आधा कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा मेरे भाई, टी हाफ लगा, और मेरे में आधा का आधा खत्म होने में 25% या फिर 75% खत्म होने में कितना लगा मेरे में, टी हाफ प्लस 0.5 टी हाफ। यानी तुम ऐसे देखो तो देखो, अच्छा से निहारो इसे, T3/4 को निहारो, तो क्या इसी को ऐसे नहीं लिख सकते, टी हाफ प्लस 1/2 टी हाफ, लिख सकते हैं ना, जोड़ के देखो ये 3/2 टी हाफ आ जाएगा। इसका मतलब आप क्या लग रहा है कि 50% कंप्लीट होने में टी हाफ लगा और 25% और खत्म होने में कितना लगा, टी हाफ लगा। यानी तुम क्या हम कहना ये चाहते हैं कि मतलब अगर 100 लिए तो 100 से 50 होने में अगर टी टाइम लगा, अगर 100 से 50 होने में टी टाइम लगा तो 50 से 25 होने में कितना टाइम लगेगा, 50 से 25, हम 100 से 25 नहीं बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, 100 से 50 होने में टी टाइम लगा, तो मेरे भाई 50 से 25 होने में कितना लगेगा, T/2 लगेगा, यस उसका हाफ लगेगा, उसका हाफ लगेगा, उसका हाफ लगेगा। तो मेरे भाई लेट से अगर हम लिए थे 500 लिए थे, 500 लिए थे और 5, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं मेरे भाई, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल चेंज हो रहा है मोल्स का या कॉन्सेंट्रेशन का, क्या ये लाइन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज हो रहा है मोल्स या कॉन्सेंट्रेशन का, बोल सकते हैं मेरे भाई, क्योंकि आप देख पाए 50 होने के लिए टी टाइम लगा तो अगला 50 को होने में भी टी लगेगा, इसीलिए मेरे भाई 25 होने में कितना लगा, आधा लगा उसका। यानी कि मेरे भाई बड़ा लाइन कंक्लूड होकर के निकल गया यहाँ पे। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन को पहचानने के लिए यूनिट ऑफ के काम करेगा, यूनिट ऑफ क्या काम करेगा, के काम करेगा, दूसरा क्या काम करेगा मेरे भाई, ये लाइन काम करेगा, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, in equal interval of time, change in change in concentration is equal, change in concentration आर इक्वल, चेंज जो होगा कॉन्सेंट्रेशन का वो इक्वल होगा। इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझाएंगे मेरे भाई, इसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा, अगर 500 से 400 होने में अगर टी टाइम लगा, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन है ये कॉन्सेंट्रेशन है, ये टाइम है मेरे भाई। तो मेरे भाई 400, 300, 300, 200, 200, 100, तो मेरे भाई हम बोलना ये चाहते हैं कि अगर यहाँ पे टाइम 0 था, इसके लिए टाइम टी लगा, तो इसके लिए टाइम 2t लगेगा, क्योंकि यहां से यहाँ पे कितना लगेगा मेरे भाई, टी टाइम, यहां से यहाँ कितना लगेगा, 2t लगेगा, टी लगेगा सॉरी, तो यहां से यहाँ टोटल कितना लगेगा, 2t लगेगा, ये 3t लगेगा, ये 4t लगेगा, यानी इक्वल टाइम इंटरवल में चेंज क्या होगा, इक्वल होगा, इक्वल होगा। ये लाइन आपको समझ में आ गया होगा, ये लाइन तुमको समझ में अच्छे तरीके से आएगा, तो कभी भी आपको कंसंट्रेशन का चेंज इक्वल टाइम इंटरवल में अगर इक्वल दिखाई दे, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज दिखाई दे, तो आप कह देना खुले इसमें कि वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो मेरे भाई ये सारा लाइन जो हम कंक्लूड करें, ऐसा ही तुमको घर में फील करना है, फील करना है। तो मेरे भाई ऐसा नहीं बोल सकते हैं इक्वल टाइम इंटरवल में ये एपी फॉलो कर रहा है, एपी पढ़े हो कि नहीं, टी लिखे हैं मेरे भाई, थोड़ा सा पेन नहीं ठीक से चल रहा था, तो ये टी लिखे हैं मेरे भाई, टी लिखे, सब जगह टी 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 लगेगा। तो मेरे भाई क्या ये एपी फॉलो कर रहा है कि नहीं फॉलो कर रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज है तो फॉलो क्या कर रहा है, एपी फॉलोज एपी।
तो तुम याद रख सकते हो कि याद रखना आपको क्या होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन एपी फॉलो करता है। कल होकर के हम पढ़ाएंगे तुम्हें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वहां पे जीपी फॉलो होगा, जीपी फॉलो होगा। सेम कॉमन डिफरेंस में सेम टाइम लग रहा है, सेम कॉमन डिफरेंस में क्या लग रहा है, सेम टाइम लग रहा है। तो हम जीपी बताएंगे आपको किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। 500 से 400 का मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन 100 है, तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल हो रहा है, यानी कि 500 से 400 में उतना ही है, 400 से 300 में उतना ही है। या बोल सकते हो 500 से 4 होने में, 400 होने में टी टाइम लगा, तो 400 से 3 होने में, 300 भी होने में क्या टाइम लग रहा है, टी टाइम लग रहा है। तो इसका मतलब क्या चीज हो रहा है, ये एक तरह का एपी फॉलो हो रहा है, एपी है मेरे में, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज हो रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज हो रहा है। डी इक्वल टू टी बोल सकते हो, ठीक है, सही बोल रहा, सोच सकते हो जैसे तुम समझते हो, जैसे अपने आप को फील ले सकते हो मेरे में, जैसे भी तुमको लेने का मन है, कोई दिक्कत नहीं है। पांचवा पॉइंट मेरे भाई, ग्राफ पर बात करेंगे, और हम चाहते हैं इतना ग्राफ अब तक आपको पढ़ा चुके, तो ग्राफ आप खुद से बनाएंगे, फिर फाइनली मेरे वाले आंसर से आप मिलाएंगे। ठीक है, मेरे वाले आंसर, जो ग्राफ नहीं बनेगा चुपचाप से बैठे रहे, चिल्लाने मत लगना कि सर नहीं बन रहा, पहला वाला बता दीजिए, जो जो बन जाएगा उसको बना लेना, जो जो बन जाएगा वो बना लेना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बनाना है। हो सकता है आपसे पहला नहीं बने तो दूसरा तो बनेगा ना मेरे, दूसरा तो बनेगा ना, ऐसा थोड़ी कि सब नहीं बनेगा। चार ठो भी देंगे, चार में से एक ठो तो बन जाएगा ना। चेंज रेट विथ कंसंट्रेशन दे रहे हैं मेरे में, जो जो बनेगा मेरे में बनाओ, पहले तो इक्वेशन आपको मालूम होना चाहिए कैसे बनाएंगे मेरे में। और दे रहे में चार ग्राफ देंगे यहाँ पे हम आपको, हम अब पहले बोले जो बन जाए उसको बना लो, जो बन जाए उससे बना लो। ऐसा नहीं कि आईआईटी में क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन नहीं बना उसको हम 3 घंटा में उसी सवाल को बनाएंगे, नहीं, नहीं बन रहा है तो आगे बढ़ जाएंगे। ये मेरे भाई ए का है, कंसंट्रेशन है, किसी ए लिखने का मतलब किसी भी टाइम में कंसंट्रेशन है, किसी भी टाइम में है, और ये टाइम है, ये टाइम है मेरे भाई। यहाँ पर आपको टी हाफ वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ए नॉट लिखने का मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, केवल ए लिखने का मतलब है, केवल ए लिखने का मतलब है कि वहां पर किसी भी टाइम में कॉन्सेंट्रेशन है। तो मेरे भाई इसको जल्दी से बनाओ, ठीक है, आपको हम 2 मिनट का टाइम देते हैं। आयुष हमें कुछ मैसेज किया है। अच्छा, मतलब आप लोग चाहते हैं कि आते के साथ पहले आप लोग को गर्म करें हम, है ना आयुष? आ, हाँ बे, आयुष तो उसका मीनिंग ही कुछ और निकाल लिया। ठीक है आयुष, कंट्रोल योर सेल्फ। माय डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग, सिंस आपको इतना टाइम दिया, आप ग्राफ बना लिए होंगे। तो मेरे भाई आपको हम लिखवाए थे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट इज इक्वल टू के बराबर होगा, ये रेट के बराबर होगा।
ठीक है। रेट किसके बराबर होगा, के बराबर होगा मेरे भाई। के एक कांस्टेंट होता है, के एक कांस्टेंट होता है तो इसका कर्व सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, और इसका जो ये वाला जो गैपिंग है मेरे भाई ये के बराबर होगा। किसी भी टाइम में रेट को देखो तो ये के बराबर आएगा, ये के बराबर आएगा। ठीक है, आई होप ये लाइन बिल्कुल क्लियर होगा मेरे भाई। रेट इज कांस्टेंट होता, अभी जस्ट बताए रेट कांस्टेंट होता है तो मेरे भाई किसी ए वे पे डिपेंड नहीं करेगा, इसका भी वही चीज होगा, सेम होगा। और यहाँ पे ये किसके बराबर होगा, के बराबर होगा। ठीक है, रेट के बराबर हो गया मेरे भाई। ए वर्सेस टाइम, यानी किसी भी टाइम में ए का कॉन्सेंट्रेशन, तो ए टी का निकालना है आपको। तो ए टी, ए नॉट माइनस ए टी, तो ए टी को उधर ले जाओ तो ए नॉट माइनस के टी आ जाएगा। तो मेरे भाई आपको ये हो गया वाई एक्सिस पे, ये हो गया कांस्टेंट, ये हो गया मेरे पास माइनस एम एक्स, यानी निगेटिव स्लोप है। माइनस यानी कि ये घटता हुआ होगा, यानी एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा, इस टाइप का होगा, इस टाइप का स्लोप होगा। और मेरे भाई ये जब टाइम जीरो है, टाइम जीरो है यहाँ पर, तो पुट कर दो तो 80, जब टाइम जीरो है मेरे भाई तो जीरो में कॉन्सेंट्रेशन ए का कितना है, ए नॉट है। और कंप्लीट कब होगा मेरे भाई, तो कंप्लीट यहाँ पे जाके हो जाएगा, ए का कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो गया। कॉन्सेंट्रेशन जीरो कब होता है, तो ए नॉट अपॉन के पे होता है, ए नॉट अपॉन के पे हो गया। इसको भी दिखला सकते हो। टी हाफ का क्या इक्वेशन आया मेरे भाई, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन टू के आया। ये के विथ रिस्पेक्ट टू ए था, खैर उससे कोई मतलब नहीं, कांस्टेंट है। तो ये y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम एक्स, यानी ये स्ट्रेट लाइन आएगा ओरिजिन से पास करता हुआ, जिसका एक स्लोप होगा माय डियर स्टूडेंट, जिसका स्लोप क्या होगा, जिसका स्लोप होगा 1/2 के होगा, जिसका स्लोप 1/2 के होगा। किसका किसका ये चारों ग्राफ सही था, सच सच बताना, सच। खोल दीजिए, क्या है, क्या खोल दीजिए। दो और टू और फोर सही था, 2 3 4 किसी का मैच किया, 2 और 4 सही था। ठीक है मेरे बहन, चलो ठीक है। माय डियर, इस पेज को हम हटा रहे हैं, सिंस आप सीख गए होंगे ग्राफ को बनाने के लिए। अभी बहुत ग्राफ इस चैप्टर के अंदर में प्लॉट करना है मेरे बहन, महा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, आगे बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हम ग्राफ पर डिस्कशन किए, अब कुछ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल्स पर डिस्कशन करेंगे। एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल पर डिस्कशन करेंगे मेरे भाई। इसका क्या क्या एग्जाम्पल होता है वो अब हम जानेंगे, क्योंकि यहां पर से एग्जाम्पल से आईआईटी जेईई में क्या हुआ, प्रश्न आ चुका है, एग्जाम्पल से आ चुका है, मतलब आपके टाइम में कुछ भी हो सकता है, आ सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल क्या चीज है, तो पहला एग्जाम्पल आपके सामने रख रहे, सरफेस कैटालाइज्ड रिएक्शन, सरफेस कैटालाइज्ड रिएक्शन। हाँ, अगर आप ऑर्गेनिक पढ़े रहते तो आपको और फील आता है इस रिएक्शन में मेरे भाई। यहाँ पे सरफेस एरिया पर डिपेंड करेगा, कोई रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगा, सरफेस एरिया, मेटल का सरफेस एरिया पर मेरे भाई। जैसे एक एग्जाम्पल हम तुम्हारे सामने रख रहे हैं, NH3 का जो डिकम्पोजिशन होता है किसी एक मेटल के प्रेजेंस में होता है, कौन सा मेटल होता है, प्लेटिनम होता है, और ये N2 प्लस H2 पर डिकम्पोज करता है, N2 प्लस H2 पर डिकम्पोज करता है। इसके लिए हमें कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। ये कैटलिस्ट है, ये सरफेस, ये मेटल का ये कैट है, कैट का मतलब कैटलिस्ट है। हाँ, कैट का मतलब क्या चीज है, कैटलिस्ट है माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये प्लैटिनम एक कैटलिस्ट है, जिसका जितना बड़ा सरफेस होगा, सवाल है एक दिन हम तुमको बता रहे थे, H2 गैस जो होता है वो क्या होता है, मेटल्स में जाकर के एडजॉर्ब हो जाता है। जो लोग हाइड्रोजन चैप्टर मेरे से पढ़े होंगे तो वो लोगों को पता होगा कि हम बता रहे थे कि H2 गैस क्या होता है, मेटल्स के सरफेस में एडजॉर्ब हो जाता है। उसी तरीके से प्लैटिनम भी एक मेटल है, इसमें अमोनिया भी एक गैस होता है, अमोनिया भी एक गैस होता है। तो ये क्या होता है, रिएक्शन नहीं हो पाता, तो इसको क्या करता है, पकड़ लेता है, मेटल में आकर के एडजॉर्ब हो गया तो चिपक गया। अब जैसे ही हीट करते हैं तो रिएक्शन में N2 और H2 गैस प्रोड्यूस हो जाता है।
हाँ, इसका मतलब अमोनिया कितना लिए थे डिपेंड कर रहा है क्या? मेरे भाई अमोनिया तो बहुत सारा होगा एयर में, क्यों? ये गैस है, बहुत सारा था। ये किस पर डिपेंड किया? प्लेटिनम में, और उस प्लेटिनम को गर्म कर दिए तो N2 और H2 में डिकम्पोज हो गया। यानी केवल और केवल किस पर डिपेंड किया? प्लेटिनम का। और मेरे भाई प्लेटिनम जितना बड़ा सरफेस रखोगे उसका, जितना बड़ा सरफेस रखोगे उतना ज्यादा आकर के अमोनिया चिपकेगा, उतना ज्यादा अमोनिया चिपकेगा मेरे भाई, तो उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा। यानी रेट किस पर डिपेंड कर रहा है? सरफेस एरिया पर। यानी रेट किस पर डिपेंड कर रहा है? अमोनिया से कोई मतलब नहीं, कम लो ज्यादा लो, चिपक कितना रहा है? सरफेस एरिया ऑफ कैट। कैट का मतलब कैटलिस्ट। और मेरे भाई कभी भी लोग मेटल, जैसे इतना बड़ा मेटल पकड़ के लेकर के आए, तो ये तुम मेटल का एरिया कांस्टेंट होगा मेरे भाई। कभी तुम दूसरा रिएक्शन करा रहे होगे तो कोई दूसरा बड़ा सा मेटल लोगे, तो मेरे भाई उसके लिए भी वो तो सॉलिड है। सॉलिड का एक्टिव मास कहाँ पे लिखते हैं? मेटल का सॉलिड होता है तो एक्टिव मास कांस्टेंट होगा, तो ये कांस्टेंट होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ जो कैटलिस्ट होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये मेटल होता है, ये मेटल होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑर्डर क्या हो गया? जीरो हो गया। NH3 का पावर तो जीरो, क्यों? NH3 एक गैस होता है, ये उड़ता रहेगा, गैसेस रुका रहता है, नहीं रहता है। मैं इसको रिएक्शन कराने के लिए प्लैटिनम को गर्म करके रखे हुए थे, और इसमें एडजॉर्प्शन होता है गैसेस का। ट्रांजिशन मेटल्स में गैसेस का एडजॉर्प्शन होता है। कोई जरूरी नहीं है कि प्लैटिनम ही हो, निकल भी ले सकते हो। ठीक है, प्लैटिनम थोड़ा महंगा है, बल्कि हम लोग निकल ही प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पे अमोनिया चिपकेगा, और अमोनिया चिपकेगा तो जितना ज्यादा चिपकेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा। तो मेरे भाई इसका मतलब ये मेटल जितना ज्यादा, जितना बड़ा होगा, जितना ज्यादा उसका एरिया होगा उतना ज्यादा चिपकाएगा, उस पर डिपेंड करेगा। और मेरे भाई मेटल्स एक एक्टिव मास, एक सॉलिड होता है जिसका एक्टिव मास कांस्टेंट होगा, तो सब कुछ कांस्टेंट हो गया, तो ऑर्डर क्या हो गया? जीरो। क्योंकि अमोनिया कितना लेंगे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, कितना चिपकेगा वो किस पर डिपेंड कर रहा है? जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एक एग्जांपल है मेरे भाई। ठीक है, सरफेस कैटालाइज्ड रिएक्शन। दूसरा मेरे भाई जो एग्जाम में IIT जेई में आया था वो आपको हम बताना चाहेंगे, फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होता है। फोटोकेमिकल जो रिएक्शन होता है मेरे भाई, फोटो का मतलब लाइट के प्रेजेंस में होता है, लाइक डिकम्पोजिशन, जैसे 2HI जो होता है लाइट के प्रेजेंस में HNU। HNU याद है लाइट को हम लोग कैसे यूज करते थे? सनलाइट, कोई रेडिएशन आता है उसका कुछ फ्रीक्वेंसी होता है, E=HNU लिखते हैं। तो फोटॉन्स के प्रेजेंस में ये H2+I2 पे डिकम्पोज होता है मेरे भाई। तो यहाँ पर लाइट जितना ज्यादा इंटेंसिटी वाला लाओगे उतना आसानी से ये बॉन्ड्स टूट करके H2 और I2 में कन्वर्ट होगा। यानी यहाँ पर रेट नहीं डिपेंड करता। HI फिर से गैस होता है, HI का पावर जीरो, ये भी गैस होता है, थोड़ी देर पहले भी बताए थे, अभी रिएक्शन को थोड़ी देर पहले लिखे थे हम। तो HI एक गैस होता है माय डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ पर किस पर डिपेंड करता है? इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, यानी कि फोटॉन्स के इंटेंसिटी, फोटॉन्स के एनर्जी पर डिपेंड करता है। तो मेरे भाई ये एनर्जी, अब तुम लाइट बदलोगे यानी बल्ब को बदलोगे तभी फोटोन का एनर्जी बदलेगा, याद करो मेरे भाई। पार्टिकुलर बल्ब से एक ही टाइप फोटोन लेगा, तो ये कांस्टेंट होगा, तो किसी टाइप में एक फिक्स लगाए होंगे तो कांस्टेंट होगा मेरे भाई। तो कांस्टेंट होगा तो उसका एनर्जी भी कांस्टेंट होगा, तो ये भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के कैटेगरी पे आएगा। ठीक है, तो फोटोकेमिकल रिएक्शन से ये जेई रेडी आ चुका है, यानी इन फ्यूचर फिर से आ सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा बार नहीं आया है। तो IIT बिल्कुल आपको आगे फिर पूछने, ये जान लीजिए आप। फोटोकेमिकल भी एग्जांपल्स होते हैं, लाइक सर इंजाइम के वाला रिएक्शन जो होता है, इंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। अच्छा, लैगिंग हो रहा है, एक सेकंड माइंड, एक सेकंड पेशेंस रखो, पेशेंस। एक बार हम डिस्कनेक्ट होकर के कनेक्ट हो रहे हैं, डिस्कनेक्ट होकर के कनेक्ट होते हैं। आई होप अच्छा हो जाएगा आवाज, या अब सही है? अब क्लियर हो गया है क्या? क्लियर है क्या? यस या नो में जवाब दो। तो माय डियर, चलो क्लियर हो गया, अच्छी बात है कि क्लियर हो गया है। तो मेरे में हम क्या बताए थे कि फोटॉन्स की एनर्जी पर डिपेंड करेगा, फोटॉन्स की एनर्जी पर डिपेंड करेगा। तो कभी भी कोई पार्टिकुलर बल्ब लगाते हैं तो उस बल्ब का एनर्जी कांस्टेंट होगा, क्योंकि एक ही टाइप का फोटॉन्स को एमिट करेगा। तो मेरे भाई ये IIT में आ चुका है।
यानी अब और आएगा, अभी अभी आना सर बाकी है। हाँ बोल सकते हो अभिराज, हम सुन भी सकते हैं। सर एच आई का पावर जीरो, मतलब कि वो एच आई जीरो क्यों लिखे? और कितना बार सर बोलोगे, जल्दी बोलो। सर एच आई ऑडियो जीरो क्यों क्लियर है लिखे? ना? पावर जीरो लिखे यानी एच आई गैसेस है मेरे में, गैसेस इन जनरल उड़ता हुआ रहता है, इधर उधर भागता रहता है, तो इस पर डिपेंड नहीं करता है, नहीं करता। ये आपको याद भी रखना पड़ेगा, ठीक है, याद रखना पड़ेगा आपको। उसका पावर यानी एच आई से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एच आई कब टूटेगा H2+I2 में, जब इस पे लाइट दे करके बॉन्ड को तोड़ेंगे। बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी लगती है जो लाइट के प्रेजेंस में मिल सकती है, समझ आया? लाइट के प्रेजेंस में हम लोग एनर्जी दे करके तोड़ते हैं बॉन्ड को। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा अभिराज, यस या नो? तो माय डियर स्टूडेंट, ये क्लियर हो गया आपको? एक और भी लिख सकते हो एग्जांपल, लेकिन इतना ज्यादा फेमस नहीं है। ये जनरली बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं, एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। मेरे भाई आप लोग पढ़ते होंगे बचपन में, एंजाइम एक कैटालिस्ट होता है जो हम लोग खाना को पचा देता है बहुत जल्दी। नहीं तो पता चलता कि 50 साल लगता है, एक बार खाना खाते तो 50 साल लगता है। ऐसा पढ़े होंगे बायोलॉजी में आप लोग। जो लोग पढ़ता होगा उसको मालूम होगा, जो लोग नहीं पढ़ा होगा तो उसको तो कुछ नहीं मालूम होगा मेरे में। तो एंजाइम क्या होता है? कैटालिस्ट होता है, जो जो हम लोग खाना खाते हैं उसको क्या करता है? पचाने में हेल्प करता है, यानी डाइजेशन में ये एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, यानी जल्दी डाइजेस्ट करा देता है। तो मेरे भाई कुछ सबस्ट्रेट जैसे हम लोग के बॉडी के अंदर में ना मेरे भाई कुछ ऐसा टाइप का रहता है, जैसे हम लोग खाना वाना खाए तो वो क्या करता है, इसमें एंजाइम आकर के चिपकता है। जैसे ताला कैसे होता है मेरे भाई, ताला देखे होगा, चाबी, ताला चाबी तो देखा ही होगा। तो मेरे भाई ताला टाइप का ऐसा सबस्ट्रेट होता है, ठीक है। ये मतलब ये ताला बंद है, ताला बंद है, इस पे क्या होता है ना, इंजाइम आता है मेरे भाई। ये सबस्ट्रेट बना है, इसमें इंजाइम आता है, चाबी होता है मेरे भाई। इंजाइम क्या होता है? चाबी। ये चाबी ताला पे लगेगा तो खुलेगा चाबी, और इससे क्या होता है ना, क्या होता है, रिलीज होती है, यहां से क्या होते हैं, कुछ केमिकल्स रिलीज होती है, तो वही हेल्प करता है डाइजेशन में, ठीक है। तो यानी कि इस टाइप से कुछ हम लोग का बॉडी के अंदर में सब सिस्टम होता है मेरे, उतना हम तो नहीं बता सकते आपको, बायो वाले लोग ज्यादा बताएंगे। तो जो ताला होता है ना उसको सबस्ट्रेट बोलते हैं। ताला जो होता है उसको सबस्ट्रेट बोलते हैं, उसमें चाबी आके लगेगा मेरे भाई तो कुछ केमिकल्स रिलीज होती है, ठीक है। यानी कैटलिस्ट वो करवाता है, कैटलिस्ट जो होता है एंजाइम जिसको बोल रहे हैं हम लोग। तो मेरे भाई ये लोग दोनों जुड़ जाता है और केमिकल्स रिलीज होती है बॉडी के अंदर जो खाना को पचाएगा। फिर मेरे भाई क्या होगा, जब खाना पच जाएगा तो वापिस ये ताला और चाबी अलग हो जाता है। खैर उससे हमको कोई मतलब नहीं था, हमको इतना ही से काम चल जाता। तो मेरे पास सबस्ट्रेट जितना ताला था उतना ही रह गया, जितना चाबी था सब रह गया। यानी रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ना सबस्ट्रेट पर डिपेंड कर रहा है ना एंजाइम पर, क्योंकि ये ऑलवेज कांस्टेंट है। जितना था सो है सो है, जितना था सो है सो है। तो कैटलिस्ट का कॉन्सेंट्रेशन ऐसे भी आपको बताएंगे, ये वापिस बन करके मिल जाता है। भाई सोच भी सकते हो, सबस्ट्रेट और ये जुड़ा, और जुड़ने के बाद केमिकल रिलीज हुई, और केमिकल रिलीज होने के बाद ये अलग हो गया दोनों, यानी जैसा था वैसा ही रह गया। मेरे फर्क नहीं पड़ा, तो क्या बोलेंगे कि रिएक्शन के दौरान सेम कॉन्सेंट्रेशन रह गया, यानी कांस्टेंट रह गया। तो रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सबस्ट्रेट और एंजाइम। तो ऐसे रिएक्शन भी एग्जांपल पे आते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। लेकिन मेरे पास ज्यादा फेमस आपको ये दोनों है, याद रखिएगा इसको। आपके IIT जेई में बिल्कुल आ सकते हैं। हाँ, ये केवल एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मेंस में नहीं आएगा। तो यानी कि यही 20:80 का रेशियो है मेरे भाई, कि हमें मेंस वाले एग्जाम में इसको पढ़ के जाएगा तो बुड़बक ही होगा। समझ आया कि नहीं आया? यही 20% एफर्ट है, ठीक है। तो आगे बढ़े मेरे भाई, कहां तक सबको क्लियर है, यस या नो? जल्दी से चैट में जवाब दो। हाँ, तो माय डियर स्टूडेंट, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये सारी बातें थी जो आप सीखे। इससे प्रश्न होंगे, आपको प्रश्न बनाने पड़ेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। धीरे धीरे बनाइएगा। आपको हम CDPS वैसे भेज दिया, अभी बनाना नहीं शुरू करना है, अभी आप पीछे वाला बैकलॉग को कवर करते रहे, हम बोलेंगे आपको, ठीक है। जब बनाने के लिए तब बने, यानी नेक्स्ट क्लास से आप बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। हो सकता है आज से भी बनना शुरू हो जाएगा, वैसे आज के क्लास के बाद से भी बनना शुरू हो जाएगा आप लोग का। मेरे बारे रेट लॉज में अब हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में।
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। माय डियर स्टूडेंट, अब जो हमारा डिस्कशन होने जा रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, यानी पहले ही आपको बोल दिया गया कि फर्स्ट ऑर्डर होगा। फर्स्ट ऑर्डर होगा तो यानी रेट का जो एक्सप्रेशन हम लिखेंगे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का पावर 1 लिख देंगे। यानी ये कॉम्प्लेक्स मान लिए, एन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स मान लिए। अब यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, माइनस डी अपॉन डी टी इक्वल टू के ए लिखना पड़ेगा, ए का पावर 1 है। अब हमको ये बताओ कि के विथ रिस्पेक्ट टू ए है या विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है, किसका है बताओ मेरे भाई। विथ रिस्पेक्ट टू ए है। अब तुम लोग सीख गया, अब हमको लग रहा है कि अब तुम लोग का गलती नहीं होगा मेरे भाई। हम ये बता देते, दूसरा लोग को बहुत गलती होगा, आप लोग को हम इतना बार बोले ना तब आपके माइंड में गया है। इतना बार बोलने के बाद वो भी हमको शक है अभी भी कि गलती करोगे, ठीक है। अभी हमको 50 बार और बोलना पड़ेगा इस चैप्टर के अंदर में, तब शायद गलती रुकेगा आपका। लिख दिए मेरे भाई। अब सिंस इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तो ए को ए के साइड में और टी को अलग साइड में ले जाएंगे। तो मेरे भाई इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, डी अपॉन ए। मेरे भाई 1/x dx का इंटीग्रेशन किसी को पता है क्या होता है? 1/x dx का इंटीग्रेशन हमको नहीं पता, इसलिए हम तुम्हारे से पूछ रहे हैं। 1/x dx का हाँ ln x होता है, वेरी गुड मेरे भाई। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, 1/x dx का इंटीग्रेशन ln x होगा। हाँ ln याद रखना, हम लॉग का वैल्यू आपको रटवा चुके हैं, लॉग का वैल्यू आप याद होना चाहिए। ये मत कि हमको मिलेगा डेटा, नहीं डेटा वेटा नहीं मिलेगा, आपको रगड़ के याद होना चाहिए अच्छे तरीके से। किसी दिन हम अगर अभी ऑफलाइन क्लासेस रहता तो किसी को उठा के पूछ भी लेते हैं हम, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, जब टाइम जीरो है तो ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, ए नॉट होगा। ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, ए नॉट होगा। जब टाइम टी होगा तो ए का कॉन्सेंट्रेशन को कितना लिखेंगे, ए टी लिखेंगे, ए टी लिखेंगे। इंटीग्रेट करेंगे मेरे भाई, 1/x का ln x हो जाएगा, ln x हो जाएगा, ln x माइनस बाहर पे है, माइनस बाहर रहने दो, और यहाँ पे ए नॉट इन एक्स लिख दिया मेरे भाई, ln a हो जाएगा, सॉरी मेरे भाई, ln a हो जाएगा, ए नॉट से ए टी, ln a नॉट से ए टी हो जाएगा। और यहाँ पे फाइनली लिमिट विमिट पुट करके के टी आ जाएगा। सब चीज पुट कर देंगे तो के टी मिलेगा मेरे भाई। सबको पता है डी टी का इंटीग्रेशन टी और टी माइनस जीरो टी हो जाएगा। तो इसको मेरे भाई ln क्या हो जाएगा, ए टी माइनस ln a नॉट, ये प्रॉपर्टी हम आपको सिखाए थे मेरे भाई। तो माइनस रहने दो, ln ए टी माइनस ln a नॉट, ln a माइनस ln b को ln a बाई ए बी लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ, ये माइनस को अंदर कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो ये मेरे भाई क्या बन जाएगा, ln a नॉट अपॉन ए टी, ln a नॉट अपॉन ए टी इक्वल टू के टी, ये आ जाएगा मेरे भाई। इसको अंदर कर दिए माइनस को, तो फाइनली ये प्लस में हो गया, ये माइनस में हो गया, इक्वल टू के टी। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ये हम लोग देखे। हाँ, आपको हम ये बता चुके हैं ln को log बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, कोई बताएगा हमें? ln को कन्वर्ट करना है अगर log बेस 10 में तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये सब ऑलरेडी सिखा चुके हैं हम। किसी को याद है मेरे भाई? अगर तुमको log बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो 2.303 से करते हैं मल्टीप्लाई, 2.43 ने 2.303 ए नॉट बाई ए टी इक्वल टू के टी। तो मेरे भाई इसको भी याद रख सकते हो। हाँ, यहाँ पे भी गलती होने का चांसेस होता है कि बहुत लोग क्या करते हैं, ऊपर वाले फॉर्मूला को याद करते हैं और वो ln को log लिख देते हैं, ln को log लिख करके निकाल लेते हैं मेरे भाई, तो वो भी गलत है मेरे भाई। तो इसलिए ध्यान रखना, एकदम प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका मस्ट है। अगर आपका माइंड प्रेजेंट है जिस टाइम में आप सवाल को सॉल्व कर रहे हो, या जिस टाइम में हम पढ़ा रहे हैं, अगर मेरा माइंड कहीं और रहेगा तो हम पढ़ा कैसे पाएंगे मेरे भाई? कुछ भी लिख के चल देंगे। यानी कभी कभी देखते हो कि बाय मिस्टेक हमें एरर हो जाता है कैलकुलेशन में, तो इसका मतलब मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं था उस टाइम, तभी क्वेश्चन एरर होगा। समझ आया? तो आप जितना ज्यादा अपने माइंड को प्रेजेंट रखेंगे उस सिचुएशन के टाइम में, उतना ही ज्यादा एक्यूरेसी आपके अंदर पे आएगा। यानी कि थोड़ा देर ही पढ़ाई करो, लेकिन अगर आप माइंड को कंसंट्रेट करके पढ़ोगे तो आपका वो एफर्ट ज्यादा आउटपुट पे कन्वर्ट होगा। समझ आया?
ये डिवाइड कैसे हुआ? अच्छा माय डियर स्टूडेंट, हमको ये पहले माइनस को तो अंदर कर दिए, ये तो समझ में आ गया होगा। आपको ln का प्रॉपर्टी या log का प्रॉपर्टी सिखा चुके। ln a माइनस बी का मतलब होता है ln a बाई बी होता है। ये log का प्रॉपर्टी है माय डियर स्टूडेंट। अगर आपको नहीं पता तो आप गैसियस स्टेट का लेक्चर देखें, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, a इंटू बी का मतलब होता है ln a प्लस ln b होता है। ठीक है, इवन शायद ये मैथमेटिक्स में भी आपको पढ़ा दिया गया है चैप्टर, तो आई होप ऐसे तो डाउट नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, इसका ऑल्टरनेटिव वे पे आएंगे, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं ऑल्टरनेटिव हमको बताना मजबूरी है। क्यों बताना मजबूरी है? क्योंकि एक चीज ऐसा चीज एक्सप्लेन करना है जो कि इसी से होगा मेरे में। एन ए गिवन राइज टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में इनिशियली टाइम t इज इक्वल टू 0 में ए का कॉन्सेंट्रेशन ए था, टाइम t इक्वल टू टी में ए माइनस एक्स था। ठीक है, इसी को ए नॉट बोलते हैं, इसी को ए टी बोलते हैं, इसी को तुमको पता है ए नॉट बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? ए टी बोलते हैं, है ना? या ए भी बोल देते, केवल ए भी बोल देते स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में। तो फिर से लिखेंगे माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू के, यहाँ पर ए भी लिखना पड़ेगा। ये सब ए क्या चीज है? किसी भी टाइम में ए का कॉन्सेंट्रेशन, किसी भी टाइम में ए का कॉन्सेंट्रेशन। तो मेरे भाई पुट करो, किसी भी टाइम में ए का कॉन्सेंट्रेशन ए माइनस एक्स है, अपॉन डी टी इक्वल टू के ए माइनस एक्स, के ए माइनस एक्स पुट कर दिए, पुट कर दिए मेरे भाई। तो माइनस डी ए अपॉन डी टी का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, और प्लस डी एक्स अपॉन डी टी के ए माइनस एक्स आ जाएगा। हाँ, तुम इसको मल्टीप्लाई भी कर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन क्यों मल्टीप्लाई करोगे? फालतू का लेंदी करोगे। तो मेरे भाई डी ए अपॉन डी टी 0 हो जाएगा, तो केवल डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए माइनस एक्स। एक्स वाले टर्म्स को एक साइड रखो। ठीक है, इंटीग्रेशन के लिए तो dx अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू के इंटू डी टी। अब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा मेरे भाई, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कैसे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा? जब टाइम 0 था तो x का वैल्यू कितना है मेरे भाई? यहाँ पे देखो x का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा? 0, तभी तो a आएगा। तो टाइम जब t 0 है तो इसका x का वैल्यू 0 है। जब टाइम t करेंगे मेरे भाई तो x का वैल्यू x है, x का वैल्यू कितना है? x है। तो टाइम t है तो x का वैल्यू x, सॉरी x का वैल्यू x है, x का वैल्यू x है। तो माय डियर स्टूडेंट, 1/x का इंटीग्रेशन ln x होता है, तो यहाँ पे ln a माइनस एक्स होगा। लेकिन मेरे में अगर अंदर में भी फंक्शन है तो उसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, सॉरी इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में नीचे करना पड़ता है। तो a का कैसे होगा मेरे भाई? थोड़ा सा हेल्प करना। तो a का इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। कैसे होता है यार? तो डिफरेंशिएशन, नीचे में डिफरेंशिएशन किया जाता है शायद, तो 0 और x का 1 हो जाएगा, ऐसा होता है मेरे भाई। तो हम थोड़ा सा भूलने लगे हैं, एज होते जा रहा है माय डियर स्टूडेंट्स। k इंटू टी, के इंटू टी, ठीक है। तो 0 माइनस 1 0, ये ए मत पढ़ देना है, 0 है। अब इसमें लिमिट्स पुट कर लो मेरे भाई, तो फाइनली क्या आएगा? एक्स पुट करोगे तो एक्स आ जाएगा, लेकिन -1 है, नीचे में -1 है तो माइनस रहने दो अंदर पे, ए माइनस एक्स का वैल्यू 0 पुट करोगे तो ln a इक्वल टू के टी। तो मेरे भाई यहां पर से क्या करो? अंदर माइनस को ले जाओ, अंदर माइनस को ले जाओगे तो क्या बन जाएगा? ln a अपॉन a माइनस एक्स। क्या बन जाएगा? ln a अपॉन a माइनस एक्स। मेरे भाई यही तो वहां पर भी आया था, यही तो वहां पर भी आया था। कैसे पता चला? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन किसी भी टाइम में कॉन्सेंट्रेशन kT के बराबर है। तो आना तो वही था मेरे भाई, आना तो वही था, लेकिन आपको कैसे लाया जा रहा है ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो आई होप क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर है मेरे भाई? इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्लियर हो गया? यस या नो? चलिए फटाफट छापो। ठीक है, वेरी गुड। तो मेरे भाई सबको अब घर में भी डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करके देखना, आपको अच्छा लगेगा। पूरा चैप्टर ही मैथमेटिक्स है, पूरा चैप्टर मैथमेटिक्स है मेरे भाई, शुरू से अंत तक।
हाँ चैप्टर आसान भी है। पता है इसमें चैप्टर में क्या हो, ज्यादा कुछ गेम नहीं होता है मेरे पे, पता है फॉर्मूला से सवाल बनता है। चैप्टर आसान, ओवरऑल ये चैप्टर आसान है। बस यहाँ पे यही एक तो भी समझने के टाइम में आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा कि बहुत बड़ा मैथमेटिक्स है, जिसको अगर इंटीग्रेशन डिफरेंशियल, हाँ अगर ट्वेल्थ में यही चीज पढ़ाया जाता तो आपके लिए और आसान लगता, क्योंकि लेकिन फिर भी उस टाइम तक में आप लोग का ये चैप्टर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ाई हो जाता है, तो तब भी मुश्किल ही लगता है मेरे में। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, अब चैप्टर को अच्छा पढ़ चुके हो तुम लोग, तब तो आराम से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मेरे भाई कैरेक्टरिस्टिक्स पर आते हैं मेरे भाई। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स पर बात करेंगे मेरे भाई। पहला यूनिट ऑफ के, बताओ तो फटाफट, यूनिट ऑफ के क्या आएगा मेरे भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए? कोई बता सकता है यूनिट ऑफ के? जल्दी बताओ यूनिट ऑफ के। अगला मेरे भाई कंप्लीशन टाइम करेंगे, कंप्लीशन टाइम निकालेंगे। नहीं मेरे भाई, केवल टाइम इनवर्स होगा। यस, ऋषभ का जवाब सही है, आयुष का जवाब सही है। केवल टाइम इनवर्स होगा, यानी सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, कुछ ऐसा गिवन होगा आपको। तो यानी कि आपको एन का वैल्यू 1 पुट करना है तो टाइम इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो यूनिट को देख करके आपको पता चलेगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी गिवन नहीं रहेगा आपको। इवन हम बता देते मैक्सिमम टाइम में आपको गिवन नहीं रहेगा, आपको यही सब इंफॉर्मेशन से कलेक्ट करना पड़ेगा, वेदर इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, nth ऑर्डर रिएक्शन क्या है वो पता चलेगा आपको। कंप्लीशन टाइम का मतलब मेरे भाई फाइनल कॉन्सेंट्रेशन को जीरो कर दो तो एटी जीरो हो गया, तो एल एन ए नॉट अपॉन एटी जो आ जाएगा, एल एन ए नॉट अपॉन एटी जो आ जाएगा इक्वल टू के टी मेरे भाई। तो ये एनीथिंग अपॉन जीरो इन्फिनिटी हो गया, और लॉग इन्फिनिटी या लॉग इन्फिनिटी का वैल्यू भी इन्फिनिटी होता है। तो मेरे भाई ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। पहला ऑर्डर रिएक्शन ऐसा होता है कि तुम्हारा जिंदगी भी बीत जाए, इवन इनफिनाइट टाइम का मतलब 100 साल, 200 साल, 500 साल, जितना तुम गिन सकते हो ना, ये सब फिनाइट टाइम है, ये इनफिनाइट नहीं है। इनफिनाइट का मतलब जो तुम्हारे माइंड में आ भी नहीं रहा है, उसका मतलब वो है, यानी जिंदगी में कभी खत्म नहीं होगा। मेरे भाई इस नेचर में बहुत सारा ऐसा रिएक्शंस होता है जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है, हम एग्जाम्पल डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही मेन अपने सिलेबस में है, सबसे ज्यादा अगर पढ़ना है तो फर्स्ट ऑर्डर ही पढ़ना है। इसका एग्जाम्पल क्या, इसके बारे में तो लंबा चलेगा, एक लेक्चर ही चलेगा मेरे भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। ठीक है, तो कंप्लीशन टाइम इन्फिनिटी होता है, यानी कभी खत्म ही नहीं होगा मेरे भाई, कंप्लीट ही नहीं होगा रिएक्शन। यानी अगर कोनिक सेक्शन अगर आप लोग पढ़ा होगे तो एसिम्प्टोट्स के बारे में डिस्कशन किया गया होगा, एसिम्प्टोट्स के बारे में, हाइपरबोला में, पैराबोला में, तो वही एसिम्प्टोटिक कर्व बनेगा यहाँ पे। ठीक है मेरे भाई, तीसरा हम अगर बात करें, तीसरा पॉइंट एक महा इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं। तीसरा पॉइंट माय डियर स्टूडेंट, तीसरा पॉइंट तुम क्या बात करना चाहते हैं? तो मेरे भाई एल एन ए नॉट अपॉन एटी, एटी इक्वल टू के टी है। तो मेरे भाई अगर एल एन एक्स इक्वल टू वाई है तो एक्स को कितना के बराबर लिखेंगे, कितना लिखेंगे बताओ तो, किसी को पता है? अगर एल एन, वैसे बताए थे शायद हम भी इसको, अगर एल एन एक्स इज इक्वल टू वाई है तो इसका एक्स का वैल्यू क्या होगा? ई का पावर वाई, वाई, वेरी गुड, ई का पावर वाई होगा। ठीक है, हाँ मृणाली की जवाब वाई का पावर एन, शाबाश, ई का पावर वाई। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो गया, ए नॉट अपॉन एटी, ए नॉट अपॉन एटी इक्वल टू ई का पावर के टी। तो मेरे भाई एटी को उधर ले जा रहे, के ई का पावर के टी को नीचे लाएंगे, तो एटी किसी भी टाइम में ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगा, ए नॉट ई का पावर माइनस के टी। मेरे भाई कल एक आपको प्रश्न दिए थे, कल याद है N2O5 टाइम टी में, N2O5 एज एड जीरो ई का पावर माइनस के टी दिए थे, यही सवाल था। हम बोले भी थे वहां पर कि ये आएगा, कल आ जाएगा आपके क्लास में। मेरे भाई आज आ गया, वक्त है इसका, जब वक्त होगा सब चीज आएगा आपके सामने। हम बोले अभी टाइम इनफिनाइट वाला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल आपके सामने आएगा, मतलब आएगा, लेकिन आज नहीं आएगा।
आज नहीं आएगा। तो AT इक्वल टू A0 e⁻ -KT, किसी भी टाइम में ए का कॉन्सेंट्रेशन निकालना तो ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान पे रखना, माइंड में रखे रहना। मेरे भाई इस पेज को हम हटा रहे हैं, पीछे वाले करे अब तक 12 पेज आप लिख दिए हैं। हाँ मेरे भाई, हम टारगेट आज रखे 16 पेज लिखने का। ठीक है, पर आर 2 पेज लिखने का, नहीं सॉरी, पर आर 8 पेज लिखने का टारगेट है। ठीक है, यानी कि 15 मिनट्स में एक साइड भर देने का अपने को। ठीक है, तो आप इशारा समझ गए होंगे कि आज अभी 16 पेज का टारगेट का मतलब 4 पेज इधर इधर पलट के दोनों साइड। ठीक है, भरा जाएगा अभी। हाँ, और पॉसिबल भी है, बल्कि उससे ज्यादा भी जा सकता है, कोई ठीक नहीं है। क्वेश्चंस कराएंगे तो मेरे पास ज्यादा भी चला जाएगा। तो मेरे पास 3 पॉइंट डिस्कशन हुआ। चौथा पॉइंट हाफ लाइफ, हाफ लाइफ डिस्कशन होगा, टी हाफ। तो ये सब तो हम मतलब समझ में आने लगा आप लोग को, ये सब तो मतलब समझ में आने लगा। तो टी हाफ मेरे भाई, टी हाफ का कोई बताओ मैं क्या आएगा इसका फॉर्मूला, जल्दी से बताओ तो, डिराइव करो यार फाइनली। कि आधा खत्म हो गया तो एटी क्या हो जाएगा, A0/2 हो जाएगा। तो पुट करके निकालो मेरे भाई। तो ln A0/A0/2, A0/2 इक्वल टू के टी हाफ बोलेंगे। तो मेरे भाई यहाँ से टी हाफ का वैल्यू आ जाएगा ln2/k। ये k कौन सा k है मेरे भाई, विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्शन है या विथ रिस्पेक्ट टू a है, क्या है? जल्दी से देखे थोड़ा, आप लोगों को कितना कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी है। ln2 का वैल्यू पुट करो या log2 का वैल्यू, हाँ विथ रिस्पेक्ट टू a है। तो ये वैल्यू जब पुट करोगे तो 0.693 k के बराबर आएगा। ये k विथ रिस्पेक्ट टू a है, ये k विथ रिस्पेक्ट टू a है। ठीक है, k विथ रिस्पेक्ट टू a है। तो ये टी हाफ का फॉर्मूला आ गया। चलो मेरे भाई, टी हाफ तो हम बता दिए। आप T3/4 और टी हाफ के बीच में एक रिलेशन बताओ। पहले T3/4 निकालो और फिर T3/4 और टी हाफ के बीच में एक रिलेशन बताओ मेरे भाई। तुम लोग करके बताओ हमें रिलेशन, हम डिराइव नहीं करेंगे, आप करो, आपका काम है ये अब। T3/4 और टी हाफ के बीच में रिलेशन बताओ जल्दी से हमें। ऐसे नहीं बताओ, रिलेशन बताओ। सही तो है वो आंसर सही है, हमको पता है, लेकिन रिलेशन बताओ हमें। हमको अभी रिलेशन चाहिए मेरे। जल्दी बताओ, अब तो आ जाना चाहिए था आंसर। डबल होगा, यस यस डबल होगा। तो मेरे भाई T3/4 जो होगा, ये इसको T75% भी लिख सकते हो, और ये 2T हाफ के बराबर आएगा। कितना के बराबर आएगा, 2T हाफ के बराबर आएगा, यस 2 टाइम्स होगा। अभी तो कंक्लूजन तो बाद में निकालेंगे मेरे भाई। T7/8 इसको भी तुम निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, लेकिन अभी टाइम इतना अपने पास है नहीं कि तुम निकालो। ये 3T हाफ के बराबर हो। अब इसका ट्रिक देंगे याद करने का, अब याद करने का ट्रिक देंगे। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है मेरे भाई। T15/16 इसको T93.75% बोलते हैं। ये 4T हाफ के बराबर आएगा। इसको कैसे याद रखना है मेरे भाई, तो मेरे भाई अगर लास्ट में 5 है, एंडिंग 5 में हो रहा है, परसेंटेज वाले में एंडिंग 5 में हो रहा है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स देखो कितना डिजिट्स है इसमें, 2 है, तो टी हाफ 2 टाइम्स हो जाएगा। इसमें लास्ट में 5 है तो टी हाफ में ले जाना, 3 डिजिट्स है तो 3 लिख देना। इसमें 4 डिजिट्स है तो 4 लिख दो, टी हाफ लिख दो। क्या ये ट्रिक समझ में आया, यस या नो, याद करने का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए? तो क्या बार बार आप डिराइव करना पड़ेगा? नहीं, बार बार डिराइव नहीं करना है। तो ये एकदम शॉर्टकट आपको बना दिया, एकदम फटाफट आप जवाब देंगे अब। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। एक बार फिर से बताए ट्रिक।
मेरे भाई अगर एंडिंग 5 से हो रहा है परसेंटेज में, अगर एंडिंग परसेंटेज में 5 से हो रहा है तो नंबर ऑफ डिजिट्स देखो, नंबर ऑफ डिजिट्स को n बोलो, n और t हाफ के बराबर लिख दो। इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स 3 है तो 3t हाफ, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स 4 है, 5 में एंड हो रहा तो t हाफ में जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है? ट्रिक क्लियर है? यस या नो? हाँ, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट। तो ये कैसे याद रखना, अब हम तुमको एक और बताएंगे, तुम प्रूफ भी कर सकते हो, इवन तुमको प्रूफ करना भी चाहिए, घर में प्रूफ करना बैठ करके। मेरे भाई T99.9 90, एक सेकंड हम देखने दो, ये 3T90 के बराबर होगा। हाँ ये सही है मेरे भाई, 3 डिजिट्स होता है। देखो अगर 9 में एंड होगा तो 90% में ले जाना, अगर 9 में एंड होगा तो 90 में ले जाना, अगर केवल T99% रहा तो इसका मतलब 2T90 होगा, 2T90 होगा। कितना होगा मेरे भाई? 2T, अगर 9 में एंड होगा जितना डिजिट्स होगा उसको 90% में ले जाओ। और हम बता देते हैं इसके बीच में एक रिलेशन आएगा, 10T हाफ के बराबर होता है। ये रिलेशन को भी याद रखना मेरे में, इस रिलेशन को भी याद रखना, क्योंकि इससे हाँ डिराइव भी कर सकते हो इस रिलेशन को, लेकिन याद रखना मेरे भाई क्या है कि अगर आपको टी हाफ दिया हुआ है तो आपको T90 निकालने में काम आएगा। T90 निकल जाएगा तो आप T99.9% निकाल सकते हो, T99% निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक है, इसको आप प्रूफ भी कर सकते हो उस फॉर्मूला से। ठीक है, तो ये हुआ मेरे भाई टी से रिलेटेड, हाफ लाइफ, ये सारे के बारे में हम डिस्कशन किए तुम्हारे सामने। ठीक है मेरे भाई T75%, हाँ 2T हाफ ही आएगा ना मेरे भाई, सही तो है? सही है ना? 2T ही या 2T हाफ ही आता है मेरे भाई, सही है। ln 4 अपॉन के आएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1/4 हो जाता तो 4 लिख देता तो ln 4 हो जाता। यस, तो ln 4 अपॉन के आता जो कि सही है। ln 4 का मतलब 2 ln 2 हो जाता, तो जाहिर सी बात है 2T हाफ आता। हाँ सही है। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये हो गया। तो अब यहाँ पे तुम देख करके क्या पता लगा पा रहे हो, इतना तुम अभी किए तो इससे क्या पता लगा मेरे भाई? T3/4 को निहारो तो T3/4 जो है ये 2T हाफ के बराबर है मेरे भाई। इसका मतलब तुम क्या बोल सकते हो, T हाफ प्लस T हाफ बोल नहीं सकते हो क्या? T हाफ प्लस T हाफ बोल सकते हो ना इसको? तो मेरे भाई इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि 100 से 50 होने में जितना टाइम लगा, 50 से 25 होने में भी उतना ही टाइम लगेगा। यस या नो? हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? जितना टाइम 100 से 50 होने में लगा उतना ही टाइम 50 से 25 होने में लगेगा। इसका मतलब मेरे भाई 50% होने में जो टाइम लगेगा, अगला 50% होने में भी उतना ही टाइम लगेगा, अगला 50% होने में भी उतना ही टाइम लगेगा। क्या समझ में आया कि नहीं? यानी कि आधा होने में जो टाइम लगेगा, आधा का आधा का आधा का आधा का आधा का सब में टाइम बराबर लगेगा। इसीलिए मेरे भाई ऐसा गेम चल रहा था मेरे भाई, तुमको हम दिखलाए दरअसल। तुमको टी हाफ आधा होने में अगर टाइम टी बोले, अगर आधा टी हाफ को टी बोल दे तो मेरे भाई आधा का आधा और खत्म होने में कितना लगा? टी लगा। मेरे भाई उसका 25 का भी आधा और खत्म होने में कितना लगा? एक टी और लगा। देखो एक टी ऐड हो गया सीधा, 2 से 3 हो गया, यानी 25 का 12.5 होता कि नहीं मेरे भाई? 25 का आधा 12.5 होता तो 75 प्लस 12.5 कितना होता? 87.5 होता कि नहीं होता? यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में परसेंटेज चेंज जो होगा वो इक्वल होगा। यानी पॉइंट नंबर 5 मेरे महा इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 5 महा इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मेरे भाई इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे पहचानेंगे हम लोग कि ये फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर है कि nth ऑर्डर है, क्या है? इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम, परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, इन कॉन्सेंट्रेशन आर इक्वल, आर इक्वल। ठीक है, परसेंटेज चेंज जो होगा टाइम में मेरे में वो क्या होगा? इक्वल होगा। यानी मेरे में अगर एग्जांपल अगर हम तुम्हारे सामने रखें तो लेट से अगर 200 से 100 होने में अगर टाइम टी लगा, यानी कॉन्सेंट्रेशन है ये और ये टाइम है मेरे भाई
100, 100 के बाद कितना होगा, 200 का आधा हो गया मेरे भाई। अब अब मेरे भाई आधा का आधा करो, 50 करो मेरे भाई। आधा का आधा 25 कर दो, इतना से समझ में आ जाएगा। तो मेरे भाई इसमें टाइम 0, इसमें टाइम t लगा, तो अगला में 2t लग जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे 3t लग जाएगा। तुम कह सकते हो कि सर ये समझ गए, गेम समझ में आया, इसका मतलब ये अभी 50% खत्म हुआ, इतना मतलब 75% खत्म हुआ, इसका मतलब 87.5% खत्म हो गया। समझ आया? तो मेरे भाई ये रिलेशन है, आपको प्रूफ भी करते जा रहे हैं, सोचने का आइडिया भी दे रहे हैं मेरे भाई। यही सब जो सोच है, यही आपको आईआईटी में ले जाएगा। हाँ, अब अगला जो हमारा होता है, इसके बाद ग्राफ होता है मेरे भाई। अगला क्या कॉन्सेप्ट होता है? ग्राफ होता है। 5th नंबर मेरे भाई, अगला नंबर जो है हमारा वो क्या है? ग्राफ। 6th नंबर हो गया इसमें। एक कंसंट्रेशन वाला टर्म आया था, यहाँ पर ग्राफ बात करेंगे। यहाँ पर क्या हम डिस्कस करेंगे? ग्राफ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ डिस्कशन होगा माय डियर स्टूडेंट। तो चलो फटाफट ग्राफ बनाना, इस बार देखते हैं कितना लोगों का कितना सही होता है। तो जो जो ग्राफ पिछला बार था वही सारा ग्राफ बनाएंगे। रेट वर्सेस टाइम था ना शायद, एक टाइम था और एक रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन था। रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन आराम से बनाना, आराम से बनाना, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन वाला। इवन टाइम वाला भी आराम से बनाना, कोई जल्दीबाजी करोगे तो गलत हो जाएगा मेरे भाई। एक और दिए थे हम आपको, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम दिए थे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम दिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको मुश्किल आ जाएगा। ए वर्सेस टाइम बनाने का तो बना सकते हो मेरे भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम भी बना ही लेना। और मेरे भाई टी हाफ वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये बनाओ मेरे में। बनाओ फटाफट, 2 मिनट का टाइम देते हैं। तो आई होप आप ट्राई किए होंगे और नहीं बना होगा, ये भी हमको पता है। कुछ कुछ ग्राफ बन गए होंगे, बाकी तो नहीं बना होगा। जैसे टी हाफ वर्सेस ए नॉट बन गया होगा, तो टी हाफ का फॉर्मूला यहाँ पे आपको 0.693 अपॉन के होता है, तो इसको एक कांस्टेंट बोलेंगे। तो कांस्टेंट होगा मेरे भाई, इसका ग्राफ कांस्टेंट आएगा। और ये जो वैल्यू होगा मेरे भाई, ये 0.693 अपॉन के आ गया होगा। ठीक है, ये बना लिया होगा सबको, हमको अच्छे से पता है। तुम्हारा लेवल क्या है हमको सब पता है, रत्ती रत्ती तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है हमें। चलो मैं, ये ए वर्सेस टाइम तो नहीं बना होगा, हमें उम्मीद है ऐसा करते हैं। ठीक है, रेट वर्सेस टाइम ये भी नहीं बना होगा। ठीक है, पीछे वाले कह रहे सर आपको सब पता है, ये तो बड़ा गेम है, बड़ा दिक्कत है अपने को। हाँ मेरे भाई, अभी एक बता देंगे सब बन जाएगा। अभी एक बता देंगे सब बन जाएगा, ये तीनों ग्राफ बन जाएगा। तुमको सर ऐसा क्या है मेरे भाई? ऐसा ही कुछ है मेरे भाई। हम आपको सिखाए थे, किसी भी टाइम में ए का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है, ये ए नॉट ई का पावर माइनस के टी होता है। यस, होता है कि नहीं होता है? यानी मेरे भाई ये टी टाइम जो है एक्स एक्सिस पे है ना, टाइम एक्स एक्सिस पे। और आपको पता होगा रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए।
आपको पता है। तो यानी रेट इज डायरेक्टली, ए नॉट तो कांस्टेंट है, ए नॉट तो कांस्टेंट है, ई का पावर माइनस एक्स का ग्राफ पढ़ाया हुआ है आपको, और ई का पावर माइनस एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होगा। बन गया, बन गया मेरे में, समझ आया। तो बहुत सारे गजब, इतना आसान था, यस मेरे भाई इतना आसान। अब तुम इसको खुले में बना लोगे। रेट वर्सेस ए बनाना है, रेट वर्सेस क्या बनाना है, ए बनाना है। रेट वर्सेस ए बनाना है मेरे भाई। तो ये तो बना लिया हुआ, ये तो बना लिया हुआ यार, तो ये लगा लिया हुआ सीधा, रेट इज इक्वल टू के डैश इंटू ए लगा लियो, कि ओवरऑल रेट रिएक्शन है तो डायरेक्टली लीनियर हो जाए। तो हलवा चीज था मेरे भाई, तो आसान सवाल दे दिए थे। चलो मेरे भाई, तो आसान था कि डायरेक्टली कॉन्सेंट्रेशन के वर्सेस बनाना था तो लीनियर बन जाएगा, ये बना लिया होगा तुम लोग। ठीक है, ये वाला मेरे भाई अब तो ये बन जाएगा सीधा सीधा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम बनाना है, यानी y इक्वल टू ई का पावर माइनस एक्स, वाई इक्वल टू ई का पावर माइनस एक्स का कर भी ऐसा ही होगा। हाँ, यहाँ पे हम नहीं लिख पाए क्योंकि यहाँ पे एक कांस्टेंट और भी होता है, एक नया कांस्टेंट का वैल्यू मिलके बनता है जब टाइम जीरो होता है, लेकिन यहाँ पे लिख सकते हैं ये वैल्यू टाइम टी इज इक्वल टू जीरो में ए नॉट के बराबर होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं। और ये कभी कंप्लीट नहीं होगा, इसका कहाँ जाके सटेगा हमें भी नहीं पता, ना तुम्हें पता है ये कहाँ पे जाके चिपकेगा, कुछ नहीं पता है। हाँ मेरे भाई, कुछ क्वेश्चंस हम तुम्हें कराएंगे, एक दो प्रश्न, और कुछ क्वेश्चंस तुम्हें होमवर्क के लिए देंगे। पीछे वाले करे अब तो होमवर्क भी मिलेगा, यस, तुम्हारे परफॉर्मेंस की वजह से अब हम होमवर्क भी देने के लिए आ गए हैं। 4 क्वेश्चंस तुम्हें होमवर्क मिलेगा जो कि ऑलरेडी असाइनमेंट के फॉर्म में होगा, जो बना हुआ है सब। और मेरे पे वो क्वेश्चन हम आपको पीडीएफ के साथ में अटैच कर देंगे, उसका सॉल्यूशन भी होगा। ठीक है, पीडीएफ के साथ में आपको एक असाइनमेंट मिलेगा, आज एक नया काम मिलेगा। पीछे वाले करे बड़ा मुश्किल हो गया है, एक बार नंबर कम लाने का नतीजा बहुत बुरा हो रहा है। ठीक है, माय डियर स्टूडेंट, लो एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड concentration of A after 2 seconds. Find concentration of A after 2 seconds if A नॉट आपको दिया हुआ है, A नॉट इक्वल टू 16 m दिया हुआ है, एंड K का वैल्यू ln2 लिखा हुआ है, और सिंस ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इसका यूनिट सेकेंड इनवर्स दे दिए। ठीक है, तो बताओ मेरे भाई, हमारे पाप के प्राश्चित, पाप के मतलब, और पाप, पाप है हमारे पाप के प्राश। अच्छा, हाँ हाँ सही बात है, इसका बदला तो मिलेगा मेरे भाई, हाँ ठीक है, बदला तो मिलेगा मेरे भाई। चलो बताओ फटाफट, एटी बताना है, एटी। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, एटी बताना है कब, 2 सेकंड के बाद, यानी आफ्टर 2 सेकंड, यानी 2 सेकंड में बताना है क्या होगा। आफ्टर 2 सेकंड बोलो या 2 सेकंड के टाइम में बोलो, सबका मतलब सेम है। जल्दी बनाओ मेरे भाई, बहुत ही आसान प्रश्न है, पुट करना है सिर्फ फॉर्मूला में, फॉर्मूला पुट करो। हाँ, ये ए नॉट इक्वल टू ये वाला मत लगा देना, ठीक है, एल एन वाला लगाना है हमेशा, कभी भी निकालना होगा तो यही वाला लगा, ग्राफ राफ में चलता है वो, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई का पावर माइनस के टी, वरना हमेशा एल एन ए नॉट अपॉन ए टी वाला लगाना। तो आई होप आपको बन गया होगा सवाल। किसी का आंसर आया तो बताओ, बहुत आसान है माय डियर स्टूडेंट्स। नहीं, 1 m नहीं होगा, 1 m गड़बड़ है। और किसी का, एल एन ए नॉट अपॉन ए टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टी। फॉर्मूला अपना यही है मैंने, ए टी निकालना है, ए नॉट आपको मालूम है, पुट कर दो, एल एन है, एल एन याद रखना, एल एन 16 हुआ, और ए टी चाहिए आपको, के का वैल्यू एल एन टू लिखा हुआ है, और टी को इधर लिखो मेरे पास, 2 ln 2 लिखो, चाहिए नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, टू क्या 22 है क्या है पता नहीं चल पाएगा। तो अंदर में ले जाओ उसको, पावर को ले ले जाओ, तो ये ln 2 का पावर 2 हो जाएगा,
तो 2 का पावर 2 हो जाएगा, तो यहां से मेरे पास 16/80, 16/80 इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो यहां से 84 आ जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टी कितना आ जाएगा, 4m आ जाएगा। ठीक है, 4m अभिराज का, जो कि जवाब सही है। तो मेरे भाई कुछ नहीं करना था इसमें, तो अब ln में लॉग वॉग का वैल्यू भी नहीं पुट करने की आपको जरूरत थी। ठीक है, जनरली हम जो क्लास में क्वेश्चन देंगे वैसा ही वैल्यू देंगे जो आपको ln से ही बन जाएगा, जो कि आपका ln से ही बन जाएगा। दो प्रश्न और कराएंगे छोटा छोटा मेरे भाई, तो आई होप ये सबको समझ आ गया होगा। फाइंड परसेंटेज, परसेंटेज रिएक्टेंट रिमेनिंग, रिमेनिंग माइंड परसेंटेज रिएक्टेंट रिमेनिंग, कितना परसेंटेज बचा हुआ है रिमेनिंग आफ्टर, आफ्टर 10 आवर्स। हाँ, अगर आवर्स में दिए हैं तो के भी आवर्स में होना चाहिए, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर अगर के का जो यूनिट है उसको इसमें कन्वर्ट करना। गिवन है आपको के इक्वल टू, ठीक है, आवर्स इनवर्स, इनवर्स होगा मेरे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अभी ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा माय डियर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, कभी कभी होता है ऐसा, अभी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन लिखो, ठीक है, अभी ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा माय डियर, क्वेश्चन लिखो और सवाल का जवाब दो। हमको तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हमें ब्लू दिखाई दे रहा है, बीच में रेड हुआ था, अभी तो सही है। तो इस सवाल को लिखो और प्रश्न का जवाब दो। बस एक क्वेश्चन और करेंगे छोटा सा मेरे भाई, जो देख करके तुम जवाब दे सकते हो, और बस आज का लेक्चर को फिर एंड कर देंगे। कल नेक्स्ट क्लास में सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे, सेकंड ऑर्डर, फिर nth ऑर्डर के बारे में डिस्कशन करेंगे। किसी का बना, किसी का बना माय डियर स्टूडेंट्स? नहीं? अरे मैं परसेंट 80 निकालो, 80, 80 निकालो, 80 कितना आ रहा है मेरे पास, जितना इनिशियल ये, तो उसका कितना परसेंटेज बच गया? जैसे बोलते हो ना 75% खत्म हो गया, तो कब बोलते हो 75% खत्म होने का मतलब कि फाइनली कितना हो गया, A0/4 हो गया, 1/4 इनिशियल हो गया, ऐसा ना बोलते हैं? उसको क्या बोलते हो, 75% खत्म हो गया। इसका मतलब बचा हुआ कितना है, 25%। तो 80 निकालो, जवाब पता चल जाएगा तुम्हें। कैलकुलेशन बहुत ही आसान है। तुम लोग सैचुरेट होने लगता है, बीच में थक जाता है तुम लोग, थकने, सोचो हम 2 घंटा पढ़ा रहे हैं मेरे भाई, कोई थक नहीं रहे, सुबह भी क्लास ले रहे हैं, शाम भी ले रहे हैं, जब नहीं तो क्लास लेते हैं, तो भी कुछ नहीं। मेरे भाई 8-8 घंटा भी क्लास लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें। 50%, यस, 50% इज राइट आंसर, यानी 50% बचा हुआ है, तो 50% खत्म भी हो गया। ठीक है, तो कैसे करेंगे मेरे भाई? ठीक है, कैसे करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? तो फॉर्मूला, फर्स्ट ऑर्डर है, कैसे पता चला? आर सी इनवर्स है, लिखा हुआ नहीं है लेकिन पता चल गया। तो A0/80 इक्वल टू के इंटू टी, के भी आर्स इनवर्स में है, तो जरूर हम टी को भी आर्स में पुट कर देंगे, अपने आप यूनिट्स कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ln A0 रहने दो, A0 क्या है नहीं पता हमें, 80 नहीं पता, कुछ नहीं पता, सब कुछ नहीं पता, कुछ नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है। इसका वैल्यूज पुट करो, 0.0693 और टाइम 10 है मेरे पास, तो ये फॉलो करके 0.693 आ गया। ln A0/80 कितना आ गया, 0.693 आ गया। तो यहां पर से ये अगर तुमको पता होगा तो या तो फिर लॉग का वैल्यू पुट कर दो, तो जब पुट करोगे मेरे भाई तो ये ln2 का वैल्यू होता है, वैसे हमको रटा हुआ है ये कि ln2 का वैल्यू 0.693 होता है। ऐसा नहीं पता है तो तुम इसको लॉग में कन्वर्ट करना, फिर कैंसल आउट कर देना, अपने आप पता चल जाएगा, कोई बड़ा चीज नहीं है।
एंटी लॉग वॉग लेना पड़ सकता है आपको, आसानी से ले लेना। तो मेरे भाई यहां से, ठीक है, तो ए नॉट अपॉन ए टी जो आएगा ये एल एन 2 के बराबर आएगा, तो यहां पर ए टी इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2 आ जाएगा। यानी कि फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज हाफ ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब परसेंटेज रिमेनिंग कितना हो गया, परसेंटेज रिमेनिंग कितना हो गया मेरे भाई, 50%। 50% खत्म, आधा हो गया है, आधा। सबको क्लियर है, यस या नो? जल्दी से चैट पे रिप्लाई करो। एक लास्ट क्वेश्चन एकदम आसान सा, निहायत आसान मेरे भाई, आज का सबसे आसान प्रश्न, आज का सबसे आसान प्रश्न। हाँ, तुम ऐसे भी कर सकते, 80 अपॉन ए नॉट, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो भी वो आंसर वही आंसर हो जाता, लेकिन मेरे भाई ये ज्यादा सिंपल दिखाई देता है। ठीक है, तो वैसे भी कर सकते। एक सिंपल आज का सबसे आसान प्रश्न है, हमें तो ऐसा लगता है इसमें क्वेश्चन में पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में तो आपको पेन भी नहीं चलाना पड़ सकता है, ऐसा क्वेश्चन है मेरे में। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है मेरे भाई, ऐसा क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गिवन है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गिवन है, तो हमें तो ऐसा लगता है मेरे भाई कि इस पे पेन भी आप नहीं चलाएंगे तब भी जवाब दे देंगे, पेन भी नहीं चलाएंगे तब भी आप जवाब दे सकते हो बिना पेन। हम चाहते भी है आप बिना पेन, तो वो सॉल्व करके तो कोई भी बना लेगा, सॉल्व करके कोई भी बना लेगा, टाइम पुट करेगा, टी हाफ पता है, के का वैल्यू निकाल लेगा और बता देगा। तो वो तो एक तो है बेटा। यस ऋषभ का रिमेनिंग लेकिन निकालना है ऋषभ, आप शायद कंजम्पशन निकाल लिए हो। यस 25%। कैसे पता चला? तो मेरे भाई आपको दिखा कि 10 घंटा में 10 घंटा इक्वल टू टी हाफ है, तो टी 75% कितना होगा, 2 टी हाफ होगा, इक्वल टू 20 घंटा। इसका मतलब 75% कंप्लीशन, 75% कंप्लीट हो गया, तो 25% रिमेनिंग। वरना फॉर्मूला में पुट करके भी बना सकते थे। कैसे बनाते? टी हाफ पता था, 0.693 अपॉन के करते, वहां से के निकालते, फिर एल एन ए नॉट अपॉन ए टी लगाते, और उससे परसेंटेज जैसे ऊपर निकाले थे वैसे ही निकालते। तो मेरे भाई तुम्हारे पास में दो ऑप्शन था, तुम यहाँ तो डायरेक्टली इतना लिखने की भी जरूरत नहीं थी, हमको सीधा दिख रहा था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 50% 10 घंटा में हुआ, तो उसका 50% अगला 10 घंटा में होगा, तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। मेरे भाई एक लाइन यहाँ पे छूट गया था, यहाँ पे लिख लेना लास्ट में, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम परसेंटेज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन आर इक्वल फॉलोज जीपी। यहाँ पे कॉमन रेशियो जो है हाफ का है, यहाँ पे हाँ हाफ का है लिए थे, किसी और में अलग हो सकता है, जीपी होगा मेरे भाई। ठीक है, आधा होते चला जा रहा है, ये 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जीपी इसको कहते हैं। ठीक है, तो फॉलोज जीपी। तो मेरे भाई हमको एक लाइन बताओ, सिंस टाइम भी हो गया है, 8 बज गया, जो कि हम सोचे थे उतना टाइम तक हम लोग पूरा पढ़े, अच्छे से यूटिलाइज किए टाइम को। तो सबको क्लियर है, यस या नो? बस आज का ये लास्ट प्रश्न है आपसे कि सबको क्लियर है, यस या नो? ठीक है, पीछे वाले कह रहे नहीं भी क्लियर है तब भी यस बोल दो, नहीं तो अभी 10 मिनट और खिंचा जाएगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, तो सिंस हमको ऐसा लग रहा है कि सबको क्लियर हो गया है, तो आज का लेक्चर को यहीं पे एंड कर देते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। ठीक है, अच्छा एक चीज बोलना था मेरे भाई, अच्छा एक चीज बोलना ये था कि कल आप लोग का डाउट क्लास है, डाउट क्लास आप लोगों का डाउट है कि नहीं, पहले ये बताओ, तुम लोग पढ़े